नमस्कार, हम हैं किशोर कलाकार। तो स्वागत है आपका DSSB PGT 2015 आर्ट के क्वेश्चन पेपर के इस एपिसोड में। और आज के इस एपिसोड में हम क्वेश्चन नंबर 36 से लेकर 40 तक सॉल्व करेंगे। उम्मीद है आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 इज मुगल चित्रकला के कलाकार यहाँ अधिक थे। ऑप्शंस आर ए राजस्थान, बी मध्य प्रदेश, सी कर्नाटक, डी तमिलनाडु। मुगल पेंटिंग आर्टिस्ट आर मोर इन ऑप्शंस आर ए राजस्थान, बी मध्य प्रदेश, सी कर्नाटक, डी तमिलनाडु। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हमसे मुगल चित्रकला यानी कि वही मुगल पेंटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया गया है, स्पेशली आर्टिस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया गया है। और क्वेश्चन देखिए किस तरह से पूछा गया है। क्वेश्चन को घुमाकर पूछा गया है अच्छी तरह से। और क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि ज्यादातर कलाकार कहाँ से थे, अधिक कलाकार कहाँ से थे। यहाँ पर मैं पहले एक हिंट दे देती हूँ, उसके बाद फिर इस क्वेश्चन को जानेंगे। एग्जामिनर के ना दिमाग को भी हमको समझने की जरूरत है यहाँ पर, जब भी हम एग्जाम देते हैं। तो मुझे तो बहुत मेरे को बहुत हंसी आई जब मैंने इसे क्वेश्चन पढ़ा। मैंने बोला यार बहुत सही, एकदम घुमा कर पूछ लिया क्वेश्चन। तो यहाँ पर मैं एक हिंट दे रही हूँ। नंबर 1 खैर ये है आसान, पर देखो किस तरह से पूछा है। जैसे कि आप ऑप्शन देख रहे हो, राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु। देखो भाई, सी कर्नाटक और डी तमिलनाडु से इस क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं है दूर दूर तक, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 राजस्थान, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से भी इतना कोई कनेक्शन है नहीं, राजस्थान ही आएगा वैसे तो उसका सही आंसर। मगर हाँ, यहाँ पे बात सुनना, जो मुगल कला की बात करते हैं ना, मुगल आर्ट की हम बात करते हैं, मिनिएचर पेंटिंग की बात करते हैं। BFA वाली आर्ट सीरीज देखी होगी तो मैंने वहां पे एक लाइन ऐड की थी कि जो मुगल हमारी पेंटिंग है, चित्रकला है, अमालगमेशन है, मिश्रण है, मिश्रित शैली है। जो पर्शियन शैली है, जो पर्शिया की जो हम बोले कि जो स्टाइल है, जो मिनिएचर स्टाइल है, उसको लेकर, और जो हमारा इंडियन मिनिएचर स्टाइल है उसको लेकर जो एक हमको एमालगमेशन मिलता है, उसको हम बोलते हैं मुगल चित्रकला, ठीक है। तो उसके बाद फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि जब हम बात करते हैं कि ऑब्वियस सी बात है, इंडियन मिनिएचर पेंटिंग का जो है, इसमें इसको उसको इसके अंदर डाला गया, मिश्रित किया गया। तो यार इंडियन मिनिएचर पेंटिंग में क्या आ जाएगा, सोचने वाली बात है, बहुत ही साधारण बात है। ऑब्वियस सी बात है, राजस्थान मिनिएचर होगा। राजस्थान मिनिएचर होगा तो आर्टिस्ट कहाँ से होंगे? ऑब्वियस सी बात है, राजस्थान से होंगे, ठीक है, क्योंकि इंडियन आर्टिस्ट काम कर रहे हैं तो मोस्टली राजस्थान से ही होंगे। तो बहुत ही साधारण था इसका, वैसे तो उत्तर बहुत साधारण था। और खैर ये जो आर्टिस्ट हैं राजस्थान के, अपनी शैली विकसित कर लेते हैं। इसका भी एक बहुत ही हम बोलें कि एक है ना, एक पैटर्न फॉलो होता आ रहा है। एक मतलब कि यू, अगर मैप पे देखते हैं ना, तो एक यू शेप का फॉर्म हमको देख के निकलता है। क्योंकि जो राजस्थान की भी जो शैली है ना, वो कैसे डेवलप हो रही है, राजस्थान के जो आर्टिस्ट है वो कहाँ से आ रहे हैं, ये भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्योंकि जो राजस्थान के आपके आर्टिस्ट है ना, ये सारे आ रहे हैं महाराष्ट्र, गुजरात से होते हुए। और जो गुजरात महाराष्ट्र में जो होता है ना, कि महाराष्ट्र में आपका सबसे पहले हम वही देखते हैं, अजंता की शैली देखते हैं। अजंता में वही आपके बौद्धिस्ट जो मतलब की चीजें हैं, जो हम बोले कि बौद्धिस्ट सब्जेक्ट मैटर है, उस पे काम हो रहा है, बौद्ध धर्म फॉलो हो रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि वहां पर भी अरब का अटैक्स हो जाता है। फिर उसके बाद ये जो आर्टिस्ट होते हैं ना, फिर ये आ जाते हैं भागकर, या हम बोले कि मूव कर जाते हैं गुजरात में। और हम गुजरात में बोले कि गुजरात में तो अब जैन शैली का इस्तेमाल हो रहा है, फिर जैन शैली फॉलो हो रही है, जैन धर्म फॉलो हो रहा है। फिर हम देखते हैं कि जो गुजरात के आर्टिस्ट हैं, फिर यहाँ पर ये जो जो हमारे बुद्धिस्ट आर्टिस्ट हैं, फिर हम बोले जो बौद्ध चित्रकला के आर्टिस्ट हैं, यहाँ पे जैन में आ जाते हैं, गुजरात में आ जाते हैं। और यहाँ पे एक नई शैली का विकास होता है जिसको हम बोलते हैं जैन चित्र शैली, राइट। फिर ये जो आर्टिस्ट होते हैं, फिर ये जो गुजरात के जो आर्टिस्ट होते हैं, ये आपके आ जाते हैं राजस्थान में। और राजस्थान में आकर फिर ये अपना काम करने लग जाते हैं। वही आपके जो शुरुआत के जो चित्र होते हैं ना, शुरुआत के चित्र हमको देखने को मिलेंगे जो हमारे जैन स्क्रिप्चर्स होते हैं ना, जैन पांडुलिपियां वगैरह ये सब जो होती हैं, इसके ऊपर यहाँ पर काम होता है। जैन मिनिएचर के ऊपर यहाँ पे पेंटिंग्स बनने लग जाती है। फिर धीरे 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 करके फिर आपका यहाँ पे राजस्थान में राजस्थान की खुद की शैली विकसित हो जाती है। और जो फिर इधर वाले जो आर्टिस्ट होते हैं, राजस्थान के भी जो लोग होते हैं, वो भी इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, राइट। तो ये भी ना यार एक कॉन्सेप्ट था, मैंने सोचा थोड़ा सा चलो बता ही देती हूँ। क्योंकि PGT का पेपर सॉल्व कर रहे हैं, थोड़ा आपका स्टैंडर्ड बढ़ा हुआ है, तो आप लोग समझ सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो इसको। तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा बता देती हूँ, ठीक है। इस वाली जो मैंने भी चीजें बताई है ना, इसमें ना जाना मत, इसको थोड़ा अलग रख दो। क्योंकि अभी हम बस बात कर रहे हैं मुगल चित्रकला की,
और इसमें बहुत ही साधारण क्वेश्चन पूछा है कि कहाँ से थे। राजस्थान, ए वुड बी द राइट आंसर, इसका राजस्थान होगा। राजस्थान की चित्रकला की जो जो हमारे जो चित्र शैली है वो मुगल, हम बोलें कि मुगल कोर्ट में जो राजस्थान के जो आर्टिस्ट थे वो काम किया करते थे। इसका भी ना अब एक पैटर्न है वो समझ लेते हैं। तो चलो अब इस सवाल का जो इसका क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, इसका हम सही उत्तर जो है, या हम बोले सिर्फ इसी क्वेश्चन के ऊपर मतलब एकदम सेंटर में इसको रखकर इस क्वेश्चन के ऊपर हम बात करते हैं। तो चलो शुरू करते हैं शुरुआत से, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि होता क्या है। आप सभी जानते हो कि जो मुगल चित्रकला है ना, मुगल चित्रकला हम बोले या फिर मुगल पेंटिंग जो भी है, इसकी जो शुरुआत होती है हुमायूं के टाइम से होती है, ठीक है। हम देखते हैं कि हुमायूं के टाइम में 2 आर्टिस्ट होते हैं जो इंडिया आते हैं। नंबर 1 मीर सैयद अली, नंबर 2 अबू समद, ठीक है। मीर सैयद अली फेमस थे अपने जितने भी आपके ग्रामीण दृश्य होते हैं, जितने भी आपके लैंडस्केप वगैरह होते हैं, उसके लिए बहुत ज्यादा फेमस थे। जो सिटी होती है ना, नगर वगैरह होते हैं ना, इसके सीन्स वो बहुत ज्यादा बनाते थे। और एक पर्शियन आर्टिस्ट हैं, ठीक है। फारस के जो हैं ये आर्टिस्ट है, हिंदी में फारस बोला जाता है। तो ये वहां के आर्टिस्ट है, ईरान के ये आर्टिस्ट है, ठीक है। आपके मीर सैयद अली और अबू समद, ठीक है। उसके अलावा हम देखते हैं कि जो मीर सैयद अली के मैंने आपको बता दिया, कोर्ट जो सीन होते हैं ना, जो कोर्ट सीन होते हैं, उसके अलावा ये हम देखते हैं उसके उसमें इतना इतना वो नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, रुझाव नहीं है। ज्यादातर सीन ये बाहर के ही बनाते हैं, लैंडस्केप वगैरह को ये कॉपी करते रहते हैं। जो रूरल लाइफ है इन सब का, जो नगर वगैरह है, इसके चित्र बनाते हैं। तो याद रखना, कई बार मैंने क्वेश्चन देखा भी है कि पूछते हैं कि भाई जो मीर सैयद अली है किसके लिए फेमस है बताओ, ठीक है। तो ये याद रखना। नंबर 2 अबुल समद। अबुल समद ना अपनी कैलीग्राफी के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, ठीक है। बेल बूटे वगैरह बनाते हैं, कैलीग्राफी के लिए ज्यादा फेमस है। तो 2 पर्शियन आर्टिस्ट हैं और ये आते हैं हुमायूं के टाइम पे। अब मैं यहाँ पर एक बात ऐड करना चाहती हूँ, फन फैक्ट है, थोड़ा सा याद रहेंगे इससे आपको चीजें। होता क्या है, जो हम बोले कि जो आपके हुमायूं हैं, हुमायूं के बेटे होते हैं अकबर, आप सभी जानते हैं, बहुत ही कॉमन सी बात है। तो ये हुमायूं जो होते हैं ना, ये पेंटिंग्स में ना बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, इनका कला के प्रति बहुत ज्यादा रुझान होता है, बहुत ज्यादा रुचि होती है। इसी के चलते जो आपके ये दोनों आर्टिस्ट है ना, इनसे सीखते भी हैं, लाते तो हैं इंडिया में इनको अपने साथ में, लेकिन जो अकबर हैं और जो हुमायूं हैं, दोनों मिलकर इनसे चित्रकारी सीखते भी हैं। तो देख रहे हो आप, ये जो राजा है ना, ये भी इन्वॉल्व है। ये नहीं है कि मतलब कि बोल दे कि ठीक है भाई आप इतने काम करो, ये करो वो करो, नहीं, उनका इतना इंटरेस्ट है, वो खुद भी कर रहे हैं। तो ये जो चीजें जब मैंने पढ़ा था, जब मुझे पता चला था, तो मुझे तो यार ये बहुत अच्छा लगा था। मैंने बोला सही है यार, मतलब आप दिल से कनेक्टेड हो किसी चीज को लेकर, मतलब कि डेडिकेटेड हो, ठीक है। और इन साथ में बोलूं कि आगे जब जहांगीर को देखोगे ना, जहांगीर तो मतलब कि लाइन से बता देते थे कि ये वाली जो पेंटिंग है ना, सिर्फ एक लाइन देखकर कि भाई ये कौन से आर्टिस्ट ने की है। तो इतना ज्यादा इंटरेस्ट है इनका, मतलब कि आप सोच रहे हो। और हाँ, यहाँ पर ये बात भी थोड़ी सी वो है जानने वाली, मैंने सब्जेक्ट में जब मैं करती हूँ ना, बहुत ज्यादा वो हो जाती हूँ, मैं बह जाती हूँ, तो मुझे माफ कर देना और मुझे बता देना। मैं आगे ना इम्प्रूवमेंट करूंगी, मैं एकदम पॉइंट टू पॉइंट ही रहूंगी। वैसे मैं अभी भी कोशिश करती हूँ रहने की, पर ठीक है, 1-2 बातें मैं बता देती हूँ एक्स्ट्रा, क्योंकि मेरे से रहा नहीं जाता। मुझे लगता है कि नहीं यार, ये बात भी जरूरी है जानना, क्योंकि अगर हम चीजें कर रहे हैं तो। क्योंकि होता क्या है कि हम देखते हैं कि इनके टाइम पे ना, ये जो आर्टिस्ट होते हैं, स्पेशली अगर मैं बोलूँ जहांगीर के टाइम पे, जो आपके यूरोपियन आर्टिस्ट होते हैं ना, ये भी आने लग जाते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा। तो मतलब कि ऐसा नहीं है यार कि सिर्फ ये मिनिएचर कर रहे हैं, सिर्फ इतने इतने साइज में पोर्ट्रेट्स बना रहे हैं, या फिर सिर्फ इतना ही काम कर रहे हैं। खैर उसको भी महीनों लग जाते हैं, सिर्फ इतना ही शीट बनाने में ना हमारे 3-4 आर्टिस्ट भी मिलकर काम करते हैं। बॉर्डर कोई और बनाएगा, उसके बाद जो मतलब कि जो आउटलाइंस है वो कोई और करेगा, कलर उसमें कोई और करेगा, ठीक है, फिर फाइनल टच कोई और देगा, ठीक है। तो क्योंकि कोर्ट्स बनाई गई थी इनके टाइम पे भी। खैर, तो फिर होता क्या है कि ऐसी बात नहीं है यार कि सिर्फ इनको मिनिएचर आ रही तो ये रियलिस्टिक अप्रोच पे काम नहीं कर सकते, या बड़े कैनवस पे काम नहीं कर सकते, या फिर फ्रेस्कोज नहीं बना सकते। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इनके टाइम पे भी इन्होंने फ्रेस्कोज बनाए थे, राइट। वॉल पेंटिंग्स हमको जो है देखने को मिलती है, जो काम है हमको देखने को मिलता है, ऐसी बात नहीं है। और उसके अलावा इनका स्टाइल, ये अपना स्टाइल खुद फॉलो करना चाहते हैं, क्योंकि जब इनके कोर्ट में आर्टिस्ट आते हैं ना बाहर से भी, जो मतलब कि रेम्बरा वगैरह इन सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, और जितनी भी सारी चीजें हैं, उनको भी हमारे आर्टिस्ट बहुत जल्दी कॉपी कर लेते थे। और जो बाहर से अपनी पेंटिंग लेकर आ रहे हैं ना, इतने बड़े कैनवस पे या जो भी है, एकदम रियलिस्टिक पोर्ट्रेट लेकर आ रहे हैं नेचुरलिस्टिक स्टाइल में, क्योंकि हम तो यहाँ पे मिनिएचर की बात कर रहे हैं, लेकिन वो थोड़े बड़े उसमें काम कर रहे हैं लेवल पर। तो ऐसी बात नहीं है कि वो सारी चीजें ना हमारे आर्टिस्ट भी कॉपी कर लेते थे। और मतलब कि वो जो आर्टिस्ट अपनी पेंटिंग लेकर आ रहे हैं, वो भी नहीं बता सकते कि भाई मेरी वाली कौन सी है और इनके वाले आर्टिस्ट ने जो बनाई है वो कौन सी है। सोच रहे हो। तो इस तरह की अंडरस्टैंडिंग और इतना बड़ा इन्वॉल्वमेंट,
तो कहीं न कहीं वो कनेक्ट कर पा रहे हैं चीज़ों को, वो अपनी हेरिटेज मानते हैं, इसको अपनी विरासत मानते हैं कि लेगेसी है भाई हमारी। तो उस चीज़ को पकड़ कर रखे हुए हैं आर्टिस्ट, मतलब ये जितने भी एम्परर हैं, हमारे जितने भी हम बोलें कि बादशाह हैं, जो भी हमारे शासक हैं, जो भी रूलर हैं, तो यहाँ पर ये चीज़ ना नोटिस करने वाली है, तो कहीं न कहीं कनेक्शन बिल्डअप होता हुआ नज़र आ रहा है। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने आर्टिस्ट की तरफ, ये अभी थोड़ा साइड रख दो। तो मैंने आपको बोला कि 2 आर्टिस्ट आ जाते हैं, मीर सैयद अली, अब्बुल हुसैन, किसके टाइम में आते हैं? आपके हुमायूँ के टाइम में आते हैं। कई बार इनसे क्वेश्चन पुट अप किए जाते हैं, तो प्लीज़ आप इसको याद रखना, पहली बार आए थे। पॉइंट नंबर 2 हम देखते हैं कि ये जो आर्टिस्ट होते हैं ना, फिर ये जाते हैं, अब इनकी डेथ हो जाती है, हुमायूँ की डेथ हो जाती है और 13 साल के होते हैं, अकबर उस पे बैठ जाते हैं, सिंहासन में बैठ जाते हैं और वो राजा घोषित कर दिए जाते हैं। अब वो ही सब कुछ सँभाल रहे हैं। तो उनके टाइम पे हम देखते हैं कि अकबर वैसे खुद तो पढ़े लिखे नहीं थे, मगर उनको इंटरेस्ट बहुत था आर्ट एंड कल्चर में। इनफैक्ट वो दूसरे रिलीजन को भी हम बोले कि जितने भी हमारे रामायण है, महाभारत है, उनका ट्रांसलेशन करवाते हैं और उनके ऊपर बेस्ड चित्र भी बनवाते हैं, राइट? तो हमको ऐसे काम भी देखने को मिलते हैं। इनके टाइम में हमको एक चित्र भी देखने को मिलता है कि कृष्णा अपलिफ्टिंग द माउंट गोवर्धन, ये भी हमको पर्वत को उठाते हुए कृष्ण, ये चित्र भी हमको देखने को मिलता है। तो वही है, समझ रहे हो? ये एग्ज़ाम्पल मैं दे रही हूँ यहाँ पर आपको कि किस तरह से कि हिंदू देवी-देवताओं के चित्र भी बन रहे हैं और जो हमारी मिथोलॉजी है उसके ऊपर भी चित्र बन रहे हैं। तो अब अकबर के टाइम पे चले जाते हैं ये, और अकबर के टाइम पे हम देखते हैं बहुत ही मतलब कि बड़े लेवल पे काम होता हुआ नज़र आता है। अभी हम सिर्फ़ लेकिन जो पढ़ रहे हैं ना यार यहाँ पे मुगल चित्रकला, इसमें सिर्फ़ मैं आर्टिस्ट के बारे में बता रही हूँ, इतना अभी मैं डीप में नहीं जाऊँगी। 2-4 चीज़ें तो मैं बता रही हूँ, मुझे पता है, मैंने 1-2 कहानियाँ जो है मैंने ऐड कर दी है, क्योंकि यार मुझे बहुत इंटरेस्ट था, मुझे लगता है कि मुझे बताना चाहिए, तो यार ठीक है, मैंने बता दिया, उसको इन्वॉल्व कर दिया। तो जब हम अकबर के टाइम में देखते हैं ना, तो अकबर के टाइम में हम देखते हैं कि अकबर जो हैं हमको मतलब कि अबुल फजल की जो आईन अकबरी है उसके थ्रू हमको सारे रिकॉर्ड्स मिलते हैं कि अकबर के टाइम पे 100 से भी ज़्यादा जो है हिंदू आर्टिस्ट इन्वॉल्व किए गए थे, और उसके अंदर हम देखते हैं कि जो मीर सैयद अली है और जो अब्बुल समद है, ये रमज़ानामा, हमज़ानामा, तूतीनामा, बाबरनामा, इन सब चीज़ों पे है ना मतलब कि काम कर रहे हैं, ठीक है? इन सब चीज़ों के ना चित्र बना रहे हैं। और उसके अलावा हम देखते हैं कि अकबर के टाइम में दोनों आर्टिस्ट तो काम कर ही रहे हैं, मीर सैयद अली और अब्बुल समद। उसके अलावा हम देखते हैं कि 2 आर्टिस्ट और आ जाते हैं, नंबर 1 आपके आ जाते हैं दसवंत, और दूसरे आर्टिस्ट आ जाते हैं आपके बसावन। जो दसवंत है अगेन वो भी मतलब कि कैलीग्राफी में बहुत ज़्यादा मतलब कि एकदम एक्सपर्ट हैं, वो भी मतलब कि दीवारों पे भी वो लिखाई-विखाई का काम करते हैं और बेल-बूटे वगैरह चित्र ये भी बनाते हैं। उसके बाद अगर मैं बसावन की बात करूँ, तो जो बसावन है वो बहुत ज़्यादा फ़ेमस हैं अपने पोर्ट्रेट्स के लिए, और उसके अलावा जो कलर है, जो मिक्स वो करते हैं, कलर मिक्स का वो काम करते हैं। कलर बनाना भी यार एक बहुत बड़ी बात होती है। तो उसके अलावा फिर हम देखते हैं कि जो अकबर के टाइम में होते हैं ना, अकबर के टाइम में जो आर्टिस्ट आते हैं ना, ये गुजरात से आते हैं, सबसे ज़्यादा आर्टिस्ट गुजरात से आते हैं अकबर के टाइम में, ठीक है? और जो कनेक्शन मैंने आपको बताया था, मैंने आपको बताया कि किस तरह से जो आर्टिस्ट हैं वो आ रहे हैं, ठीक है? राजस्थान में आपने देखा ना किस तरह से जो शैली विकसित कर रही है, गुजरात से आ रहे हैं। तो वही है, यहाँ पर भी गुजरात से भी आर्टिस्ट आते हैं, ग्वालियर से भी आते हैं, कश्मीर से भी आते हैं। तो वही है, ये ऐसी-ऐसी चीज़ें चल रही हैं। और मैं यहाँ पे एक बात और ऐड करना चाह रही हूँ, जो मैंने अभी नाम लिया ना दसवंत का, तो जो दसवंत है ना, अबुल समद का ही शिष्य था। अबुल समद के अंडर ही दसवंत ने काम किया था। इनफैक्ट मैं यहाँ पे एक बात और ऐड करना चाहती हूँ, ये जो मैंने अभी नाम लिया ना बसावन, जो बसावन ये जो आर्टिस्ट है ये भी हिंदू है, इंडिया से ही है ये आर्टिस्ट, ये बसावन आपके इंडिया से ही है, हिंदू आर्टिस्ट है, और जो दसवंत है वो भी। और इसके अलावा हम देखते हैं कि जो बसावन है ना, बसावन के ना एक बेटे होते हैं मनोहर, और मनोहर के काम हमको आगे जाके देखने को मिलते हैं, ठीक है? और ये मनोहर भी एक आर्टिस्ट है। तो ये आपके मेन आर्टिस्ट हो गए अकबर के टाइम में, राइट? और उसके अलावा हम देखते हैं कि वहीं अगर हम जहांगीर की बात करें, तो जहांगीर के टाइम में हमको जो आर्टिस्ट देखने को मिलते हैं, नंबर 1 मंसूर है। मंसूर जो है पक्षी चित्रण के लिए बहुत ज़्यादा फ़ेमस हैं, ठीक है? इनका एक पेंटिंग हुई थी बाज, कई बार पूछा जाता है कि जो मंसूर है किसके लिए फ़ेमस है? मंसूर तो यार एग्ज़ामिनर का ना फ़ेवरेट बना हुआ है, फ़ेवरेट आर्टिस्ट बना हुआ है। घुमा-घुमा के क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई जो मंसूर है किसके लिए फेमस है। उसके बाद देखते हैं हम, जो मंसूर है ना, मंसूर के साथ ना मिस्किन भी आते हैं। जो मिस्किन है, मिस्किन आपके फेमस है पक्षी चित्रण के लिए, यानी कि वही जो मंसूर है और जो मिस्किन है वो दोनों ही पक्षी चित्रण के लिए, यानी कि बर्ड्स की पेंटिंग्स के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। मनोहर की बात मैंने आपको की थी, जो कि अगेन मैं बोलूँ कि बिशन दास के जो हैं बेटे हैं। तो जो मनोहर है, मनोहर फेमस है पशु चित्रण के लिए, यानी कि
एनिमल्स बनाने के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, याद रखना आप इसको। मैं इस वाले क्वेश्चन में सिर्फ आर्टिस्ट ले रही हूँ, आर्टिस्ट किसके लिए फेमस है वो मैंने आपको थोड़ा थोड़ा बता रही हूँ एग्जाम के पॉइंट से। उसके अलावा हम देखते हैं जो अबुल हसन है, अबुल हसन भी बहुत ज्यादा फेमस आर्टिस्ट हैं, पोर्ट्रेट्स वगैरह बनाते हैं ये, इनका एक पेंटिंग भी था अबुल हसन का। तो वही सारी चीजें हैं। उसके बाद हमको गोवर्धन भी देखने को मिलते हैं। तो ये सारे आपको हम बोलें कि हमारे फेमस आर्टिस्ट थे। हम बोलें कि जहांगीर के टाइम पे, तो हम देखते हैं कि जो जहांगीर के टाइम पे है ना, ये जितने भी हमारे बोले कि बादशाह वगैरह हैं, जो हमारे एम्परर हैं उस टाइम के, जब भी शिकार पे जाते थे ना, अपने साथ आर्टिस्ट को लेकर जाते थे। और मतलब जो आर्टिस्ट है वो ऑब्जर्व करता था कि मतलब अच्छा इस तरह से चल रही चीजें, ऐसे से चल रही, अच्छा, क्योंकि इमेजिनेशन से ही तो बना रहे हैं। एकदम ऑब्जर्व करते थे, उसके बाद फिर जो है काम किया करते थे ये सारे आर्टिस्ट। ठीक है, तो वही है। अगर हम इनफैक्ट अगर मैं बात करूँ थोड़ी सी, मैं एक पॉइंट और दे देती हूँ, ऐड कर देती हूँ कि अकबर के टाइम पे हम ये देखते हैं कि अकबर के टाइम पे ना हमको कोर्ट सीन बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। फिर कभी क्वेश्चन आएगा ना किसी इस पे, कोई आर्टिस्ट का फंसेगा या फिर किसी मुगल आर्ट का फंसेगा ना, थोड़ा और पढ़ेंगे इसके बारे में। ठीक है, और डिटेल से अब पढ़ेंगे कभी यार, देखते हैं अभी जब और भी काम करेंगे तो हम देखते हैं कि होता क्या है कि अकबर के टाइम पे ये होता है कि कोर्ट सीन्स हमको बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। ठीक है, एज कम्पेयर टू जहांगीर। जहांगीर के टाइम में भी कोर्ट सीन देखने को मिलते हैं, ऐसी बात नहीं है। जहांगीरनामा में बहुत सारी चीजें लिखी हैं उन्होंने, लेकिन हम जहांगीर के टाइम पे ये देखते हैं कि जहांगीर के टाइम पे ना हमको बहुत ज्यादा ना शांति वांति वाले सीन देखने को मिलते हैं, ज्यादा मतलब कि नेचर से, लैंडस्केप से रिलेटेड कुछ वो देखने को मिलते हैं, चित्र देखने को मिलते हैं। और कोर्ट सीन्स के अलावा अगर मैं बात करूँ तो अकबर के टाइम पे ना हमको लड़ाई के दृश्य ज्यादा देखने को मिलते हैं। क्यों मैं बोल रही हूँ, क्योंकि बाबरनामा में आपने देखा होगा कि बाबरनामा से रिलेटेड जितने भी हैं वो लड़ाई के सीन्स होते हैं, बाबर बाबर की कहानी से रिलेटेड, बाबर की लाइफ से रिलेटेड, तो उसके ऊपर चित्र बनाए गए थे। ठीक है, तो इस तरह से हमको जो है लड़ाई के दृश्य देखने को मिलते हैं। जहांगीर के टाइम पे भी हैं लेकिन इतने नहीं है। ठीक है, एज कम्पेयर टू अकबर के टाइम पे, क्योंकि अकबर तो यार थोड़ा बहुत बड़े लेवल पे काम करवा रहे हैं ना, जितने भी सारी चीजें हैं, ग्रंथ है, स्क्रिप्चर्स हैं उनके ऊपर। तो चलो बस इतना ही था। यहाँ पर मैं एक बात और ऐड करना चाह रही हूँ। पहले मैं यहाँ पर ये देख लेते हैं कि शाहजहां के टाइम पे हम देख लेते हैं। शाहजहां के टाइम पे जैसे कि आप सभी जानते हो कि मतलब कि आर्किटेक्चर में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व थे, बहुत सारे आर्किटेक्चर बनाए भी है। बीएफए वाले सीरीज में मैंने बताया था इनके आर्किटेक्चर, थोड़ा देख लेना उसको भी। तो जो शाहजहां है, शाहजहां के टाइम पे देखते हैं आपके आ जाते हैं उस्ताद फकीरुल्लाह खां, और ये यहाँ पर जो है चित्र बनाते हैं। अगर मैं बात करूं चित्रकारों की, तो फिर जो शाहजहां की कोर्ट में भी उतने ही चित्रकार रहते हैं जितने की मतलब कि जहांगीर के टाइम पे वही है, संख्या वही रहती है, पर जो काम है, जो फोकस है ना, वो शिफ्ट हो गया है, वो शिफ्ट हो गया है आर्किटेक्चर पे। उसके बाद आपके आ जाते हैं औरंगजेब। औरंगजेब के टाइम पे आप जानते हो कि सब सारा डिमोलिश हो जाता है। औरंगजेब पे बिल्कुल ही भाई खिलाफ होता है। इवन अगर हम बोले कि जो टैक्स होता है जो अकबर के टाइम पे, वो रिमूव कर देते हैं, उसको ये दोबारा लगा देते हैं। बहुत सारी चीजें होती हैं और बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन भी हमको देखने को मिलता है औरंगजेब का। आपको पता ही होगा कि जब हमने वो पढ़ा था, कौन सा था, हमारा था टेम्पल नंबर 16, कैलाशनाथ टेम्पल। जब मैं वहां पर गई थी ना अपने ट्रिप पर, बहुत दुख हुआ था यार। इतना डिमोलिश कर दिया ना, इतनी बुरी तरह से, मतलब कि एक बहुत बड़ा ना हाथी भी है वहां पर केव नंबर 16 में, इतनी बुरी तरह से डिमोलिश किया है ना। तो औरंगजेब ने ही अपने सैनिक भेजे थे हजारों की संख्या में वहां पे कि भाई तोड़ दो सब कुछ। पता नहीं क्या ही सीन है। तो वही सारी चीजें हैं। फिर उसके बाद फिर सब पूरी तरह तहस नहस हो जाता है। जो आर्टिस्ट वगैरह होते हैं, इस वही संरक्षण के चलते, मतलब कि रोजी रोटी की तलाश में, रोजगार की तलाश में फिर पहाड़ों में चले जाते हैं। फिर पहाड़ों में जाके एक नई शैली का विकास होता है। तो बहुत सारी चीजें हैं, मैं तो बस यहाँ पे एक एग्जांपल दे रही हूँ। तो वही है, फिर ये जजिया वगैरह लगा देते हैं। और जो हिंदू वगैरह होते हैं उनके तो बिल्कुल खिलाफ होते हैं। उनको उच्च पद जो होते हैं, उनकी भी जो हायर पोजीशन होती है, पहले जो काम कर रहे थे अकबर के टाइम पे, जहांगीर के टाइम पे, उनको सबको हटा देते हैं। और पेंटिंग वेंटिंग में बिल्कुल विश्वास ही नहीं करते हैं, सब कुछ है, कट्टर विरोधी होते हैं, सब चीज होती है। चलो फिर ठीक है, इतना तो नहीं जाएंगे, पर हाँ वापस आ जाते हैं जहांगीर के टाइम पे। तो जहांगीर के टाइम पे हम ये देखते हैं कि जो मैंने बोला था आपको, जहांगीर के टाइम पे आपको देखने को मिलते हैं अबुल हसन एंड देन उस्ताद मंसूर। ठीक है, आपका भी यहाँ पर होमवर्क है कि आप मुझे ये बताएंगे जो अबुल हसन है उसको कौन सी उपाधि दी जाती है। नंबर 2, आपको मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि जो उस्ताद मंसूर है उनको कौन सी उपाधि दी जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर एक मैं यहाँ पर बता देती हूँ। मैंने आपको अबुल समद का मैंने आपको बताया था, तो अबुल समद को अबुल समद शिराजी भी बोला जाता है। तो
शिराजी का मतलब होता है जैसे कमल के समान कोमल, क्योंकि उनकी जो वो थी, जो चित्रकला थी या फिर हम बोले जो आर्ट स्टाइल था, वो बहुत ही ज्यादा मधुर और कोमल हम उसको बोल सकते हैं। बहुत ही एकदम रिदमिक स्टाइल था, बहुत ही कोमल स्टाइल था, इसलिए उसको जो है उपाधि दी गई, शिराजी की उपाधि दी गई। तो यही है कि मतलब कि आपको थोड़ा-सा पता होना चाहिए कि कैसी चीज़ें चल रही हैं। तो मैं यहाँ पर, अब ये तो आप बताओगे कि उपाधि किसको कौन-सी मिली, लेकिन मैं यहाँ पे एक बता देती हूँ, जो हमारे अबुल समद है ना, तो उनको पूरा ऐसे बोला जाता है, उनका पूरा नाम ऐसे भी लिया जाता है, ख्वाजा अबुल समद शिराज़ी। तो ये जो शिराज़ी है ना, यानी कि वही श्री कलम की उपाधि दी गई है, क्योंकि श्री कलम मैं क्यों बोल रही हूँ कि क्योंकि जो इनकी वो थी ना, जो शैली थी इनकी काम करने की, वो बहुत ही मधुर और कोमल थी, बहुत ही मधुर और कोमल चित्र शैली थी। इसलिए इनको जो है शिराजी की उपाधि दी गई। तो ये दोनों उपाधि आप मुझे बताना, अबुल हम बोले कि अबुल हसन को कौन सी उपाधि मिली हुई है, और उसके बाद जो हमारे मंसूर है, बहुत ही फेमस आर्टिस्ट है, उनको कौन सी उपाधि मिली है। ठीक है, ये आप मुझे बताना। तो वही है, थोड़े से दो चार आर्टिस्ट यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिए हैं, तो उम्मीद है आपको इससे थोड़ी सी हेल्प मिली होगी। तो यहाँ पर हमारे क्वेश्चन खत्म हो जाता है। क्वेश्चन में बस बहुत ही साधारण था, हमसे ये पूछा गया था कि यार ज्यादातर आर्टिस्ट कहाँ से है, तो ए आंसर वुड बी द राइट आंसर कि राजस्थान से है। उसके अलावा अगर हमको ऑप्शन में दिया होता ना कि गुजरात, कि भैया कि राजस्थान नहीं दिया होता, गुजरात दिया होता, तो फिर गुजरात आंसर वुड बी द राइट आंसर, क्योंकि हमको ना अबुल फजल जो है, अबुल फजल अपनी आईने अकबरी में ना लिखते हैं कि ज्यादातर आर्टिस्ट जो है गुजरात से आए गए, कश्मीर से भी आए हैं आर्टिस्ट। ठीक है, तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखना, मंगवाए गए थे आर्टिस्ट, बुलाए गए थे कि आप आ जाओ। और इनकी यार फतेहपुर सीकरी, इनफैक्ट हाँ मैं बोलूँ कि फतेहपुर सीकरी में ना इनकी बहुत बड़ी बड़ी चित्रशालाएं थी, बहुत बड़ी बड़ी इन्होंने रंगशालाएं बना रखी थी, वहां पे बहुत बड़े बड़े भवन थे, बहुत बड़े बड़े कोर्ट थे, वहां पर एक साथ आर्टिस्ट जो है लाइन से बैठकर एकदम काम करते थे। ठीक है, और हर आर्टिस्ट के बारे में लगभग आईना अकबरी जो उसमें लिखा गया है, बड़ाई भी की है सारे आर्टिस्ट की। ठीक है, तो ये सारी चीजें इस तरह से अगर आप समझोगे आसान रहेगा। थोड़ा सा सम अप कर देती हूँ। नंबर वन, हुमायूं के टाइम पे देखते हैं मीर सैयद अली और अब्बुल समद। अब्बुल समद को हम ख्वाजा अब्बुल समद शिराजी बोलते हैं, याद रखना। और जो आपके लैंडस्केप है उसके लिए जाने जाते हैं मीर सैयद अली, अब्बुल समद की कैलीग्राफी के लिए जाने जाते हैं। उसके बाद आ जाते हैं आपके अकबर। अकबर के टाइम में भी दोनों आर्टिस्ट काम कर रहे हैं, और अकबर के टाइम में हमको देखते हैं कि बहुत सारे हिंदू आर्टिस्ट भी आ जाते हैं। और इसमें आ जाते हैं आपके दसवंत और बसावन। दसवंत जो है आपके वही अबुल समद के शिष्य रहे हैं, और जो बसावंत है, बसावन का जो पुत्र रहा है वो रहा है मनोहर। मनोहर वही मैंने आपको बताया था कि पशु चित्रण के लिए यानी एनिमल्स के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, और वो आ जाता है आपके हम बोलें कि आपके जहांगीर के टाइम में आ जाता है। उसके अलावा हम देखते हैं कि अबुल हसन आ जाते हैं जहांगीर के टाइम में। उसके अलावा हम देखते हैं कि मंसूर आ जाते हैं। उसके अलावा हम देखते हैं कि मिस्किन आ जाते हैं। ठीक है, मैं कुछ कुछ आर्टिस्ट ले रही हूँ हर उसमें। उसके बाद फिर हम देखते हैं, फिर आपके आ जाते हैं शाहजहां। शाहजहां के टाइम में हमको उस्ताद फकीरुल्लाह खां हमको देखने को मिलते हैं। औरंगजेब के टाइम पे इतना भी सब कुछ डिक्लाइन हो जाता है। उसके बाद फिर आर्टिस्ट चल जाते हैं पहाड़ी में। पहाड़ में जाके फिर पहाड़ी मिनिएचर जो पेंटिंग है उसकी शुरुआत होती है। एक नया स्टाइल जो है मर्ज फॉर्म होता हुआ हमको नजर आता है। ठीक है, तो इस तरह से चीजें चल रही हैं, और बस ठीक है, यही था। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। ए आंसर वुड बी द राइट आंसर, मैंने आपको बता ही दिया था। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37, पॉल गोगा का जन्म हुआ। ऑप्शंस आर ए पेरिस, बी लंदन, सी वॉशिंगटन, डी ऊपरी कोई नहीं। पॉल गोगा वॉज बॉर्न इन ए पेरिस, बी लंदन, सी वॉशिंगटन, डी नन ऑफ दी अबव। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हमसे जो है पॉल गोगा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया गया है। यहाँ पर इस क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले मैं यहाँ पर एक बात ऐड करना चाहती हूँ कि ये जो हमारा क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 37, इवन हमारा जो 38 होगा एंड देन 39 होगा, ये जो तीनों क्वेश्चन है ना, इसमें हमसे पॉल गोगा और वैन वॉक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया गया है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जो पॉल गोगा है और जो वैन वॉक है, ये पोस्ट इम्प्रेशनिज्म में आ जाते हैं, या फिर हम बोले कि पोस्ट इम्प्रेशनिस्ट आर्टिस्ट हैं ये। तो अब इन तीनों क्वेश्चन को ना हम इसके अंदर हम बोले कि समराइज करने की कोशिश करेंगे, उनको समराइज करेंगे, और हम बोले कि इनको इस टर्म के अंडर रखकर समझने की कोशिश करेंगे। बहुत ही आसान है, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो समझ आ जाए। उसके अलावा जो ये जो आर्टिस्ट है पोस्ट इम्प्रेशनिज्म में, जो हमको आर्टिस्ट देखने को मिलते हैं, उनके बारे में थोड़ा सा हम जान लेंगे, डिस्कस कर लेंगे। और जैसे कि बहुत ही बेसिक क्वेश्चन उन्होंने पूछ लिया है, और जैसे कि अभी हमने थोड़े क्वेश्चंस पहले भी डिस्कस किए थे, उसमें भी हमने देखा था कि इस बार का जो क्वेश्चन पेपर है ना, उसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन पुटअप किए जा रहे हैं कि जो आर्टिस्ट है ना, ये कहाँ से थे, राइट, जो इनका जन्म है कहाँ कहाँ पे हुआ, ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं।
तो आप इनका थोड़ा ध्यान रखना कि ये जो आर्टिस्ट है ये कहाँ से थे। उसके अलावा हम यहाँ पर देखेंगे कि ये जो जैसे कि मैंने शब्द लिया है पोस्ट इम्प्रेशनिज्म, या फिर मैंने अभी जो ये नाम लिया है पोस्ट इम्प्रेशनिज्म का, या फिर जो पोस्ट इम्प्रेशनिस्ट आर्टिस्ट थे, अब इनके बारे में थोड़ा-सा हम यहाँ पर जान लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। तो इसके अंदर हम डिस्कस क्या करेंगे, हम देखेंगे कि पोस्ट इम्प्रेशनिज्म है क्या? अगेन इसकी लोकेशन क्या है? अगेन हम देखेंगे इसका फॉर्मेशन कब हो रहा है, ईयर हम देख लेंगे, या फिर हम सेंचुरी हम बोले वो हम देख लेंगे। उसके अलावा हम देखेंगे इसके अंदर कौन से आर्टिस्ट हैं, आर्टिस्ट के कौन से काम मोस्ट फेमस हैं। उसके अलावा हम देख लेंगे कि थोड़ा बहुत उनकी जो लोकेशन है वो क्या है, किस स्टाइल में वो काम कर रहे हैं, किस मीडियम को अपना रहे हैं, राइट। तो अब चलिए थोड़ा-सा पोस्ट इम्प्रेशन के बारे में, पोस्ट इम्प्रेशनिज्म के बारे में हम थोड़ा यहाँ पर जान लेते हैं। तो हम देखते हैं कि जो पोस्ट इम्प्रेशनिज्म है, ये आपका फ्लरिश होता है फ्रांस में, और अगर हम इसकी डेट्स की बात करें या फिर अगर हम सेंचुरी की बात करें, तो हम देखते हैं कि ये जो फ्लरिश हुआ है, ये लेट 19th सेंचुरी से लेकर आपको अर्ली 20th सेंचुरी में देखने को मिलता है। कहीं-कहीं डेट्स दे रखी हैं कि ये जो इसकी बिगिनिंग है वो हमको देखने को मिलती है 1886 में, और 1886 टू हमको 1905 यानी कि 1886 से लेकर 1905 के बीच में हमको यहाँ पर देखने को मिलती है। पोस्ट इम्प्रेशनिज्म, जैसे कि आपको यहाँ पर नाम से पता चल गया होगा, पोस्ट इम्प्रेशनिज्म यानी कि इम्प्रेशनिज्म के बाद में, हिंदी में इसको उत्तर प्रभाववाद भी बोलते हैं, और जो इम्प्रेशनिज्म है उसको हम प्रभाववाद बोलते हैं, राइट। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि जो इनकी थ्योरी है, जो फिलॉसफी है वो क्या है, थोड़ा समझ लेते हैं। नंबर 1 मैं यहाँ पर एक बात ऐड करना चाहती हूँ। जैसे कि हमने यहाँ पर बोला ना कि पोस्ट इम्प्रेशनिज्म, तो इससे आप समझते क्या हो, और यहाँ पे मैंने अभी डेट्स ली थी 1886 टू 1905 के अंडर हम यहाँ पे लेते हैं। तो नंबर 1 आपको ये बात समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जब भी हम किसी आर्ट मूवमेंट का या फिर किसी आर्ट स्टाइल का हम यहाँ पे नाम लेते हैं, तो यहाँ पर हमको ये चीज़ याद रखनी है कि, क्योंकि कई बुक्स में ना अलग-अलग आपको डेट्स मिलेगी, अलग-अलग ईयर्स आपको मेंशन होंगे। तो हमको सबसे पहले बात ये रखना है कि जो नाम है ना, जो टर्म्स वगैरह हैं, ये आर्ट क्रिटिक्स जो होते हैं, आर्ट स्कॉलर्स जो होते हैं, रिसर्चर्स जो होते हैं, उनके द्वारा दिए जाते हैं ये जो नाम होते हैं, राइट? जस्ट टू रिकॉग्नाइज कि अच्छा इतने आर्टिस्ट हैं, इतने आर्टिस्ट ऐसा काम कर रहे हैं, और वो जो काम है उसी से रिलेटेड कोई भी एक नाम दे देते हैं। तो उसी को हम, उस नाम को लेकर उनके जो काम है, जो आर्टिस्ट के काम है, उनको हम समझने की कोशिश करते हैं। बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है? तो ये जो पोस्ट इम्प्रेशनिज्म मैं यहाँ पर नाम ले रही हूँ, तो ये जो टर्म है ना, ये जो स्टाइल का जो उन्होंने नाम दिया है, ये हम देखते हैं कि रोजर फ्राई एक एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज करते हैं, और उसमें ये जो एग्जीबिशन है उससे रिलेटेड ये अपना ये एक नाम जो है रखते हैं, या फिर हम बोले कि अपनी ये नाम डेडिकेट करते हैं उस एग्जीबिशन को, और उसका नाम वो रखते हैं पोस्ट इम्प्रेशनिज्म, राइट, या फिर पोस्ट इम्प्रेशनिस्टिक आर्टिस्टिक स्टाइल आप इसको बोल सकते हो, और ये 1910 में रखते हैं। यहाँ पर एक बात समझने की ये है कि हम इसकी एक पर्टिकुलर ईयर या डेट, महीना या फिर तारीख तो कोई ऐसे कुछ मेंशन नहीं कर सकते ना, क्योंकि ये ऐसा नहीं होता है कि पहले आर्टिस्ट अपना सोच लें और फिर एक मतलब कि अपना एक ग्रुप बना लें और फिर मतलब कि डिस्कस करें कि यार देखो हम तो इस वाली शैली में काम करने वाले हैं। जो पोस्ट इम्प्रेशनिस्टिक आर्टिस्ट थे, या फिर हम बोले इनफैक्ट जो इम्प्रेशनिस्टिक आर्टिस्ट थे, उनको भी नहीं पता था कि वो इम्प्रेशनिस्टिक नाम से जाने जाएंगे, या फिर वो इम्प्रेशनिज्म के अंडर जो है रहकर काम कर रहे हैं, ये उनको भी नहीं पता था। इनफैक्ट उनकी तो मिमिक्री की जाती थी कि अरे देखो कैसा काम कर रहे हैं, इंप्रेशन सा दे रहे हैं अपनी पेंटिंग में, है ना? तो इसी से फिर उनका नाम आगे जाके इम्प्रेशनिज्म, हम बोले कि इम्प्रेशनिस्टिक आर्टिस्ट पड़ गया। और उसके बाद के जो आर्टिस्ट आए, उन्होंने जो काम किया, उसका नाम जो है रोजर जो हम बोले कि जो रोजर फ्राई है, उन्होंने उनका ये एक जो टर्म है, ये उसका नाम रख दिया, या फिर ये टर्म दिया, है ना? उनको बस डालना था कैटेगरी जो उनकी एग्जीबिशन के उसमें। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि चीजें ना इस तरह से चलती है, तो आप कभी भी कंफ्यूज मत होना अगर डेट्स की वेरिएशन मिले तो। इतना पता होना चाहिए कि कौन सी सेंचुरी में है, और अगर किसी सेंचुरी में भी है तो मिड सेंचुरी है या फिर लेट सेंचुरी है या फिर अर्ली सेंचुरी है, डेकेड कौन सा है, बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए कि हाँ पता चल गया कि लेट 19th सेंचुरी का ये जो है स्टाइल है, जो है मूवमेंट है, राइट। तो अब यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बोला कि ये जो इम्प्रेशनिज्म है उससे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है, तो भाई ये इम्प्रेशनिज्म क्या है इसको थोड़ा सा जान लेंगे।
इम्प्रेशनिज्म के 2-4 एलिमेंट जान लेंगे, और जो पोस्ट इम्प्रेशनिज्म है, इनकी जो आर्टिस्ट है, इनकी थ्योरी क्या है, कौन-कौन से आर्टिस्ट हैं, ये थोड़ा-सा जान लेंगे। तो हम देखते हैं कि इम्प्रेशनिज्म है क्या? तो हम देखते हैं कि इम्प्रेशनिज्म बेसिकली एक वॉइस है अगेंस्ट जो सैलॉन, वहाँ पे जो सिस्टम चल रहा है उसके अगेंस्ट, या फिर हम बोलें कि जो इम्प्रेशनिज्म है, ये थोड़ा-सा एक्सपेरिमेंटल काम कर रहे हैं ये जो आर्टिस्ट हैं, और इनको एक नाम दे दिया है, और ये कैसे कर रहे हैं? तो अब थोड़ा-सा ना इसका बैकग्राउंड समझने की हमको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब उस वक़्त होता क्या है, थोड़ा-सा समझने की कोशिश करना। ये हम बात कर रहे हैं 19th सेंचुरी की। 19th सेंचुरी में हो क्या रहा था, या फिर हम बोलें कि उस वक़्त आस-पास का माहौल क्या था? हो ये रहा था कि जितने भी बहुत बड़े-बड़े आर्ट सैलून है ना, जहाँ पर ये जितने भी सारे आर्टिस्ट हैं उनकी एग्जीबिशंस लगती हैं, वो ना ट्रेडिशनल आर्ट स्टाइल जो है उसको फॉलो कर रहे थे। ट्रेडिशनल आर्ट स्टाइल से आपका मतलब क्या है? वो नेचुरलिस्टिक जो रिप्रेजेंटेशन है, नेचुरलिस्टिक स्टाइल जो है काम करने का, उसको कॉपी कर रहे थे। यानी कि उनके जो काम थे उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल्स, सपोज़ मैं बैठी हूँ, मेरे को एकदम नेचुरलिस्टिक वे में वो एकदम रियलिस्टिक अप्रोच के साथ जो है बना देंगे। अभी मैं बैठी हूँ ऐसे, मॉडल हूँ, सपोज़ ये स्टूडियो है और मैं एक मॉडल हूँ, तो मेरे को कॉपी करेंगे बच्चे, बना देंगे। तो कहने का मतलब वही कि डिटेल्स पे काम करेंगे, जो पर्सपेक्टिव है उस पे काम करेंगे, या फिर हम बोलें कि जो प्रोपोर्शन है उसको लेकर आएँगे, एग्ज़ैक्ट कलर जो है उसके साथ भी कुछ एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे, जिस कलर की मैंने टी-शर्ट पहनी हुई है सिर्फ़ वही बना देंगे, जैसा मेरे बालों का रंग है सिर्फ़ वही चीज़ें करेंगे। तो कहने का मतलब वही सारे एलिमेंट्स एकदम एकेडमिक स्टडीज़ को जो है, एकेडमिक्स हम बोलेंगे जो प्रैक्टिसेज़ हैं उसको हम वो उस टाइम जो है फ़ॉलो कर रहे थे। तो होता क्या है कि अब इम्प्रेशनिस्टिक जो आर्टिस्ट होते हैं, इंक्लूडिंग आपके जितने भी हो गए, माने हो गए, मोने हो गए, देगा हो गए, है ना? देन पिसारो हो गए, देयर आर नंबरलेस आर्टिस्ट, बहुत सारे आ जाते हैं। डिटेल में कभी पढ़ेंगे अच्छे से, अगर मतलब टॉपिक पे पढ़ेंगे तो बड़ा मज़ा आएगा, बहुत स्टोरी भी है इसके पीछे। खैर, तो अब होता क्या है कि सारी मतलब एकेडमिक जो है स्टडीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। तो जो हमारे इम्प्रेशनिस्टिक आर्टिस्ट होते हैं, वो बोलते हैं कि नहीं यार, जो एक फ़ील होता है ना, जो और मतलब बाकी जितने भी आप चीज़ें कर रहे हो, ये तो एक मतलब फ़ोटोग्राफ में भी कैप्चर हो जाएगा। आप अलग क्या कर रहे हो? जो चीज़ें हैं, आप एक फ़ोटो ले लो, एकदम हूबहू आपको रियलिटी उसकी मिल जाएगी। इतना डिटेल में काम क्यों करना, इतना आप कर रहे हो चीज़ें। और उसके अलावा ये एक स्टैंडर्ड फिट कर रखे थे सोसाइटी ने, और मैं बोलूँ कि सैलो ने, कि अगर आपके काम में ये वाली अप्रोच होगी भैया, जब भी हम आपका काम डिस्प्ले करेंगे, या फिर जो है पैट्रोनेज भी ज़्यादातर उन्हीं को मिलता था, काम भी उनको मिलता था। तो ये बोलते हैं कि नहीं, नहीं यार, हम अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए फ्री हैं, और ये बोलते हैं कि जो वर्क होता है, या फिर हम बोले कि जो एक मूवमेंट होता है, अगर सपोज़ मैं एक लैंडस्केप की बात करूँ, उसमें जो एक मूवमेंट होता है, या फिर हम बोले जो मूड होता है, उसको कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पर हम देखते हैं कि जो पोस्ट इम्प्रेशनिस्टिक जो स्टाइल है, या फिर जो पोस्ट इम्प्रेशनिज़्म में जो आर्टिस्ट काम कर रहे हैं, उसमें ये मूड को कैप्चर करने की कोशिश करते हैं, जिसमें ये क्या करते हैं कि लाइट पे बहुत ज़्यादा फ़ोकस करते हैं। अब लाइट को फ़ोकस करना है, तो वही आपको जल्दी-जल्दी काम करना होगा, क्योंकि लाइट का इफ़ेक्ट जो है चेंज होता रहता है ना। सपोज़ अगर आप सनलाइट में काम कर रहे हो, तो सन तो ढल जाएगा, मतलब कि सूरज डूब जाएगा टाइम के साथ। तो अब फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर हम एक पेंटिंग लेते हैं। आप ये वाली पेंटिंग में देख सकते हैं, ये है पॉपी फील्ड बाय मोने। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरह से ये जो वर्क है, आपको कंपोज़िशन समझ आ जाएगा इसमें कि कंपोज़िशन में है क्या। डिटेल्स में काम आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये पता चल जाएगा कि अच्छा, ये इसका जो है मूड क्या क्रिएट कर रहा है, जो मूवमेंट है वो उसको कैप्चर कर रहे हैं। इसकी वज़ह से क्या होता है, जो उनके ब्रश स्ट्रोक्स होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा विज़िबल होते हैं। ब्राइट कलर्स आप देख सकते हो, जो फॉर्म्स एकदम डिसॉल्व हो जाती हैं, राइट? आउटलाइन्स नहीं दिखती आपको सब्जेक्ट मैटर की, फीचर्स आपको एकदम क्लियर नहीं होंगे। बस इतना पता चल जाएगा कि हाँ, ये एक्टिविटी हो रही है। तो अब अभी मैंने आपको, जब हमने इस वाले क्वेश्चन को स्टार्टिंग की थी, क्वेश्चन की स्टार्टिंग में मैंने आपसे बोला था कि जो इम्प्रेशनिज़्म है, जो पोस्ट इम्प्रेशनिज़्म है, वो इम्प्रेशनिस्टिक जो स्टाइल है उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित है, राइट? और उससे प्रभावित होकर इन लोगों ने एक अपना स्टाइल डेवलप करने की भी कोशिश की है। तो अब मैंने आपसे बोला कि बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे, तो कैसे इन्फ्लुएंस थे ये हम थोड़ा-सा जान लेते हैं। आप ये जो स्लाइड है, आप इस स्लाइड में देख सकते हैं। आप ये वाली स्लाइड में देखिए, इस पेंटिंग में देखिए, सनफ्लावर है बाय वैन गॉग। इसमें आप देखो कि ये जो सनफ्लावर है, इसमें भी आपके ब्रश स्ट्रोक्स विजिबल है, राइट? इसमें भी ब्राइट कलर्स आप देख सकते हो। यानी कि जो हम अगर टेक्निकल एस्पेक्ट की बात करें कि ब्रश स्ट्रोक्स दोनों में विजिबल हैं, राइट? कलर्स हमको दोनों में दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हमको जो फॉर्म है वो डिसॉल्व होती हुई नज़र नहीं आती है, वो मर्ज होते हुए नज़र नहीं आती है बैकग्राउंड के अंदर।
यहाँ पर हम देखते हैं कि जो फॉर्म है उसको उसके अंदर हमको आउटलाइंस देखने को मिलती है जो कि एकदम क्लियर। तो यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है चीजों के अंदर, राइट। तो अब यहाँ पर अब जो पोस्ट इम्प्रेशनिज्म है ये आपने देख लिया कि किस तरह से हमको कुछ एलिमेंट्स इम्प्रेशनिस्टिक जो स्टाइल है वो पोस्ट इम्प्रेशनिस्टिक स्टाइल में हमको देखने को मिलते हैं। तो अब होता क्या है, अब थोड़ा सा और समझते हैं पोस्ट इम्प्रेशनिस्टिक स्टाइल को। अब होता क्या है कि दो पेंटिंग के यहाँ पर एग्जाम्पल लेंगे ताकि आपको और समझ आए कि पोस्ट इम्प्रेशनिज्म है क्या, राइट। तो अब यहाँ पर जो आर्ट की फिलॉसफी है ना वो बदल जाती है। अब पहले ये बात समझना, फिर हम इसका जो है एग्जाम्पल के तौर पे इसका एग्जाम्पल लेकर उसको और अच्छे से क्लेरिफाई करेंगे। तो होता क्या है, जो इम्प्रेशनिज्म होता है यानी कि हम बोलें जो प्रभाववाद है, हिंदी में बोलते हैं, जो इम्प्रेशनिज्म होता है उसमें क्या होता है, जो हम बोले कि जो आउटर स्ट्रक्चर है, सपोज एक बॉटल है, बॉटल को एक इम्प्रेशनिस्टिक स्टाइल में कर दिया, बस एक इम्प्रेशन दे दिया, पता चल जाएगा कि हाँ एक बॉटल है, डिटेल्स की होंगी, सीधी सी बात है, जल्दी जल्दी ब्रश स्ट्रोक डाल देंगे। सनराइज में अभी आप देखोगे आगे मैं इसको और बताऊंगी, थोड़ा सा और बता दूंगी। अब होता क्या है कि अब ये इनकी थ्योरी है और ये जो ऑब्जेक्टिव की जो रियलिटी है उसका एक स्टाइल अलग करके, है ना, उसका एक स्टाइल अलग करके प्रेजेंट कर रहे हैं, दैट्स ऑल, बात खत्म। अब जो पोस्ट इम्प्रेशनिज्म है या फिर हम बोले जो पोस्ट इम्प्रेशनिस्टिक थ्योरी है उसमें क्या बोलते हैं कि यहाँ पर अभी आउटर रियलिटी की बात हो रही थी, यहाँ पर बोलते हैं इनर रियलिटी की बात। जो फिलोसफी होती है आर्ट की वो बदल जाती है। पोस्ट इम्प्रेशनिस्टिक आर्टिस्ट बोलते हैं कि जो आर्ट होती है ना वो हमारे एक्सप्रेशन को, हमारे इमोशंस को, हमारी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने का एक मीडियम है। जो हम फील करते हैं, महसूस करते हैं, यार तुम उसको एक्सप्रेस करो ना, आप सिर्फ ऑब्जेक्टिव रियलिटी पे क्यों फंसे पड़े हो। जो चीजें हम अंदर से महसूस करते हैं उसको एक्सप्रेस करो, और यही तो आर्ट का असली मकसद होता है। तो हम देखते हैं कि जो पोस्ट इम्प्रेशनिज्म में जो आर्टिस्ट आते हैं हमारे, वो अपने साइकोलॉजिकली जो उनकी थिंकिंग है, जो साइकोलॉजिकल उनकी जो फीलिंग्स है उसको एक्सप्रेस करते हैं थ्रू सिंबल्स। कैसे करते हैं थोड़ा सा जान लेते हैं, एग्जाम्पल लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्लाइड में, एक स्लाइड है आपकी सनराइज, आप देख सकते हैं, जो कि एक इम्प्रेशनिस्टिक हम बोले कि स्टाइल की पेंटिंग है। उसमें हम देखते हैं कि किस तरह से जो आर्टिस्ट है उसने जो लाइट का जो इफेक्ट है उसको कैप्चर किया है, राइट। उसमें हम देख सकते हैं कि जो एक रियल सीन है उसको देखकर इन्होंने बनाया है, बस स्टाइल उन्होंने चेंज कर दिया है, क्योंकि इनका जो मकसद था ये ऑब्जेक्ट की फिजिकल रियलिटी को या फिर हम कहें कि मूवमेंट को कैप्चर करना था। उसके साथ ही अगर हम ये जो पेंटिंग है, अनदर पेंटिंग हमारी स्टेरी नाइट, इसमें आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पे जो स्टेरी नाइट बनाई गई है यहाँ पर, बल्कि मैं बोलूँ कि दोनों पेंटिंग्स में आप देख सकते हो कि दोनों पेंटिंग्स में पैचेस विजिबल है। कंपोजिशन जो है दोनों ही पेंटिंग में समझ आ रहा है कि हो क्या रहा है, ये तो आपको समझ ही आ रहा है। लेकिन अब यहाँ पर जरा समझने की कोशिश करना, ये जो पेंटिंग है ना सनराइज की जो पेंटिंग बनी है, जो रियल जो सीन है उसको देखकर आर्टिस्ट ने बनाया है, उसको देखकर आर्टिस्ट ने कैप्चर किया है। लेकिन अगर हम स्टेरी नाइट की बात करें तो जो स्टेरी नाइट की जो पेंटिंग है जो कि वैन गॉग ने बनाई है उसमें हमको इमेजिनरी इमेज देखने को मिलती है, यानी कि ये इन्होंने रियल हम बोले कि उसको कॉपी नहीं किया है कि वहां पर गए और वहां पे खड़े थे या बैठे हुए थे और उसको देखा और उन्होंने कॉपी कर दी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उनकी इमेजिनेशन को यहाँ पर वो दर्शाता है। इसके बारे में थोड़ा सा और जो दो चार मेन पॉइंट्स है वो जान लेंगे अभी थोड़ी देर आगे में, पर पहले अभी टेक्निकल एस्पेक्ट को समझने की कोशिश करिए। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि जो हमारा सनराइज है वो हमारा नॉन इमेजिनेशन वाला सीन हो गया, लेकिन जो स्टेरी नाइट है वो फुल्ली वो जो बेस था वो इमेजिनेशन पर बेस था। इसमें हम देखते हैं कि जो ऑब्जेक्ट की जो फिजिकल रियलिटी है, जो बाहरी स्वरूप है, उसको दर्शा रहे हैं ये नए स्टाइल में सनराइज के अंदर। लेकिन जो स्टेरी नाइट है, स्टेरी नाइट जो फीलिंग्स है, इंटरनल फीलिंग्स है वैन गॉग की, वो उसको एक्सप्रेस कर रही है थ्रू सिंबल्स। थ्रू सिंबल्स कैसे एक्सप्रेस कर रही है, चलिए थोड़ा सा जान लें। तो नंबर 1, सबसे पहले जैसे मैंने बोला कि इमेजिनरी है, तो इमेजिनरी कैसे है, जो जब हम जानते हैं कि ये उस वक्त मेंटल असाइलम में थे जब ये पेंटिंग बनाई थी वैन गॉग ने स्टैरी नाइट, तो इसमें हम देखते हैं कि जो स्टैरी नाइट है वो हमको डच लैंडस्केप की याद दिलाती है। सिंबॉलिक एस्पेक्ट की मैं यहाँ पर बात कर रही थी, पहले सिंबल्स जान लेंगे फिर थोड़ा टेक्निकल टर्म्स भी हम देख लेंगे
कि वो किस स्टाइल के लिए अपने जाने जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि फोरग्राउंड में साइप्रस ट्री, आपको स्टाइलाइज साइप्रस ट्री देखने को मिलेगा। साइप्रस ट्री जो है सिंबल है ग्लूमीनेस का, हम बोले मॉर्निंग का, हम बोले कि सिंबल है शोक का, डेथ का, दुख का सिंबल है। ये जो हम, बल्कि हम ये बोले कि जो ग्रीन डार्क रेड एंड ग्रीन डार्क जो साइप्रस ट्री है, वो जो उनकी उस वक्त की जो फीलिंग्स थी उसको रिजेंबल कर रहा है। अब आप बोलोगे कि कैसे रिजेंबल कर रहा है, तो हम यहाँ पर देखते हैं जो साइप्रस ट्री है ना, ये टच कर रहा है स्काई को, राइट। तो ये कहीं ना कहीं डायरेक्ट कनेक्शन दिखा रहा है बिटवीन द अर्थ एंड स्काई। ऑल्सो हम देखते हैं इट ऑल्सो लिंक्स टू द डेथ, कि वो डेथ को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, वो स्काई को टच कर रहा है। और उसके अलावा हमको, क्योंकि मैं यहाँ पे इसलिए बात बोल रही हूँ क्योंकि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि उस टाइम ना वैन वॉक बहुत ज्यादा सेवरल मेंटल ब्रेकडाउन से बहुत ज्यादा सफर कर रहे थे, बहुत ही एकदम सीवियर मेंटल ब्रेकडाउन उनको हो रहा था। वो मेंटली बहुत ज्यादा दिक्कत में थे, बहुत हम बोलें कि मेंटली वो ठीक नहीं थे, क्योंकि इसके 1 साल पहले ही हम देखते हैं कि उन्होंने अपना कान भी काट लिया था। ही कट ऑफ हिज हेयर, ही कट ऑफ हिज ईयर। तो हम देखते हैं कि उसके बाद फिर उन्होंने पहले अपना जो वही है, उन्होंने अपना कान वान भी काट लिया था। तो उसके बाद उन्होंने अपना सेल्फ पोर्ट्रेट भी बनाया था विद बैंडेज, तो वो भी हमको देखने को मिलता है। और हमको ये बात भी याद रखने वाली है कि स्टारी नाइट के फिर 1 साल बाद ही आपको उनकी डेथ भी देखने को मिलती है। तो काफी सारी चीजें चल रही है, मेंटली ही वॉज इल, राइट। तो वही है, यहाँ पर ये जो पेंटिंग है जो उन्होंने बनाई है, ये सिंबॉलिकली चार्ज्ड है उनकी फीलिंग से और उनके इमोशन से। इन अ नटशेल इस पेंटिंग का ये एसेंस है, राइट। तो बस ये चीज मैं जो है प्रूव करने की कोशिश कर रही थी कि आपको पोस्ट इम्प्रेशनिज्म का जो स्टाइल है वो आपको समझ आ जाए बेसिकली। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर जो आर्टिस्ट है हमारे, स्पेशली वैन वॉक और जो आपके हो गए पॉल गोगा, क्योंकि ये तीनों क्वेश्चन इनसे रिलेटेड है, तो थोड़ा इन्हीं के इर्द गिर्द घूमेंगे। क्वेश्चन पेपर की सीरीज सॉल्व कर रहे हैं इसीलिए, ताकि कॉन्सेप्ट समझ आ जाए बेसिकली हमको। तो जो हमारे पॉल गोगा है वो आपने देख लिया। उसके अलावा जो इनकी जो थ्योरी है ना दोनों आर्टिस्ट की, हम ये देखते हैं कि ये बोलते हैं कि जो आर्ट होती है वो आर्ट विंडो होनी चाहिए आर्टिस्ट के माइंड का, राइट, रादर देन जो बाहर चीजें चल रही हैं उसका। तो जो अंतर्मन की जो चेतना है ये उसको प्रेजेंट करना चाह रहे हैं। तो वही बात है, उस वक्त वो मेंटली, जो मैंने बोला कि वो मेंटली सिक थे, वो इल थे। तो काफी बैकग्राउंड उन्होंने अपनी लाइफ में देखे, एंड एंड में लाइफ में देखे। इनफैक्ट जो पोल गोगा थे और वैन वॉक थे, दोस्त भी थे, दोनों साथ में रहकर उन्होंने काम भी किया है, हमको ये भी याद रखना है। तो इनकी कहीं ना कहीं जो थ्योरी थी, जो फिलॉसफी थी काम करने की, वो एक हद तक सिमिलर ही है। दोनों अपने इमोशंस को, एक्सप्रेशंस जो है उनके, उसको मतलब जो उनका रिफ्लेक्शन दे रहे हैं, अपने माइंड का रिफ्लेक्शन दे रहे हैं, आर्ट को एज अ टूल यूज कर रहे हैं ये दोनों आर्टिस्ट। उसके अलावा मैं इस बात को, इनकी एक पेंटिंग और है, पॉल गोगा की पेंटिंग है, पॉल गोगा पर हम शिफ्ट कर रहे हैं। तो पॉल गोगा की पेंटिंग में हमको देखने को मिलता है कि इनकी एक पेंटिंग है येलो क्राइस्ट। येलो क्राइस्ट, यहाँ पर मैं एक बात ऐड करना चाहती हूँ। नंबर 1 जो हमारे पॉल गोगा हैं, ये बहुत ज्यादा फेमस है अपने तहीती आइलैंड पे जो उन्होंने चित्र बनाए थे, और जो तहीती आइलैंड से रिलेटेड जो चित्र हैं वो उनके लिए बहुत ज्यादा फेमस है। वो पेरिस की अपनी लाइफ, बहुत ही एकदम वेल सेटल्ड लाइफ, एकदम ऐशो आराम की जिंदगी छोड़कर तहीती आइलैंड पे चल जाते हैं। वो बस, उनको शांति की तलाश चाहिए होती है, उनको एक काम जो है एनवायरनमेंट चाहिए होता है। और वो बहुत सारी फिलॉसफी भी है उनके काम के पीछे, क्योंकि वेस्टर्न आर्ट में तो हम देखते हैं बहुत ज्यादा स्टाइल में एकदम नई खोज करने पे उतारू है सब कुछ, लेकिन उनका थोड़ा अलग सिस्टम चलता है। वो प्रिमिटिविज्म की तरफ बहुत ज्यादा जाते हैं, उसको फॉलो करते हैं, वहां पे उन लोगों के बीच में रहते भी हैं और चीजों को समझते भी हैं। काफी सारी चीजें हैं, तो वही सब है कि प्रिमिटिविज्म को फॉलो कर रहे हैं। उनके जो मतलब हम बोलें कि आर्ट वर्क्स हैं, जो हम बोलें कि जो उनके कलर्स हैं, वो भी सिंबॉलिक एस्पेक्ट को जो है लेकर आ रहे हैं बाहर, उसके थ्रू अपनी बातों को रख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल येलो क्राइस्ट का मैंने नाम लिया था। येलो क्राइस्ट क्या है, एक पेंटिंग है, बहुत ज्यादा फेमस है बाय पॉल गोगा। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि जो आर्टिफिशियल कलर पैलेट है वो यहाँ पर इन्होंने जो है दर्शाई हुई है, या फिर हम बोलें कि उसको यूज किया है इन्होंने। तो आप, वही है जो इनकी उस आसपास की जो सराउंडिंग है, या फिर जो उनके थॉट्स हैं सराउंडिंग को लेकर, वो एक्सप्रेस करते हैं अपने कलर्स के थ्रू। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जो येलो क्राइस्ट है, आप देख रहे हो कि एक अननेचुरल कलर है, ऑब्वियस सी बात है, ह्यूमन बॉडी का कलर ये नहीं होता है, लेकिन उन्होंने क्राइस्ट को येलो कलर में दर्शाया है। तो हम देखते हैं कि ही चूज येलो कलर टू कन्वे हिज फीलिंग,
जो आइसोलेटेड लाइफ है वहां पर, जहाँ पर ये रह रहे हैं तहीती आइलैंड पर, जो वहां पर पीजेंट्स हैं, जो किसान वगैरह हैं, वहां के जो लोग हैं, उनकी जो आइसोलेटेड लाइफ है वो उसको कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं येलो कलर से। उसके अलावा आप देख सकते हो कि यहाँ पे तीन जो वुमेन है, जो तीन फिगर है वुमेन के, उसको डिपिक्ट किया गया है इन अ लोकल कॉस्ट्यूम। बेसिकली जो तीन वुमेन है ना, ये जिन्होंने एनसर्कल किया हुआ है क्रॉस को ऐसे जो है घेरे में, ऐसे एक घेरा का फॉर्म बनाया हुआ है क्रॉस के चारों तरफ, हम देख रहे हैं। तो ये जो सर्कल है ये सिग्निफाई करता है चर्च को, राइट। तो बेसिकली ट्रेडिशनल वो है, सिंबल है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि जो अगेन जो पॉल गोगा है वो भी किस तरह से जो आर्टिफिशियल कलर पैलेट है, और यहाँ पर आप देख सकते हो इनफैक्ट डल फेसेस आपको देखने को मिलेंगे, तो कलर से वो अपनी जो फीलिंग्स है, जो उनकी इंटेंशन है चीजों को लेकर, वो उसको एक्सप्रेस करने की कोशिश करें। इनफैक्ट आप फॉर्म देख लो यहाँ पर, और बल्कि हम बोले कि जो ट्रीज वगैरह हैं कैसे रेड कलर का एकदम पॉपअप कर रहे हैं, कलर भी अलग से दिख रही है, जो एक एंजाइटी है, जो एक चीजें हैं, जो सप्रेशन है, तो ये सारी चीजें दिख रही हैं। और यहाँ पर मैं एक बात और ऐड करना चाहती हूँ कि ये जो कलर का सिंबोलिज्म आ रहा है ना, इससे आगे जाके आपकी अमृता शेरगिल भी बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होती हैं। जैसे कि वो आती है इंडिया में, फिर वो देखते हैं गाँव में सब एकदम दुख वुख पसरा पड़ा है, तो वही फिर वो निषाद वाली जो मतलब कि एकदम उनकी भी फेस में आपको कोई हंसी खुशी ऐसे कुछ कोई फिगर नहीं मिलेंगे, एकदम सब हम बोले कि डल फिगर आपको देखने को मिलेंगे, एकदम जैसे कि किसी सोच में डूबे हुए हैं। और कलर कलर पैलेट भी आपको इस तरह से देखने को मिलेंगे, तो इनसे वो ज्यादा इन्फ्लुएंस हुई थी। तो ये जो पॉल गोगा है आगे जाके अमृता शेरगिल को भी इन्फ्लुएंस करते हैं, और जो पॉल गोगा है इनसे फिर आगे फॉविज्म जो आर्ट मूवमेंट है वो भी डिराइव होता है। फॉविज्म के जो आर्टिस्ट हैं उनको भी बहुत ज्यादा इंस्पायर करते हैं। उसके अलावा मैंने वैन वॉक की यहाँ पे बात की थी, तो वैन वॉक भी जो है बहुत ज्यादा एक्सप्रेस कर रहे हैं अपनी फीलिंग्स को अपने कलर्स में, अपने पेंटिंग्स के। तो जो वैन वॉक है, वैन वॉक भी आगे जाके एक्सप्रेशनिज्म के जो आर्टिस्ट आ जाते हैं ना हमारे, उनको बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं, राइट। और मैं यहाँ पर ही क्यों रुकूं, मैं यहाँ पर एक बात और ऐड करना चाहती हूँ, थोड़ा साइड वाला है, थोड़ा समझने की कोशिश करना। यहाँ पर पहली बात मैं ऐड करना चाहती हूँ कि जो पोस्ट इंप्रेशनिज्म होता है ना, इसमें हमको चार आर्टिस्ट देखने को मिलते हैं। नंबर वन जो मैंने आपको बता दिया वैन गॉग, और नंबर टू मैंने वैन और पॉल गोगा बता दिया। इंटरनल फीलिंग्स के बारे में बोल रहे हैं, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट की बात करते हैं, जो उनका जो भी अनकॉन्शियस माइंड की जो फीलिंग्स है वो सब जो है निकालने की कोशिश करते हैं, जो अंदर से फील करते हैं, वो महसूस करते हैं, वो निकाल रहे हैं। उसके अलावा दो आर्टिस्ट आपके और आते हैं, एक आते हैं आपके स्यूरा। स्यूरा जो है वो पॉइंटलिज्म के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, राइट। तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि बिंदुवाद पे किसने काम किया, या फिर हम अब बोलें कि मतलब जो पॉइंटलिज्म है वो उसकी शुरुआत किसने करी। सूरा से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन देखे गए क्योंकि ही वॉज द वन जिसने इस टेक्निक का जो है इन्वेंशन किया है। उसके अलावा फिर आपके आ जाते हैं दूसरे आर्टिस्ट, जो आपके आते हैं सेजान। सेजान क्या करते हैं, सेजान के काम में आपको वही, यहाँ से आपको एब्स्ट्रैक्ट होनी चीजें शुरू हो जाएंगी। सेजान जो है फॉर्म पर काम करते हैं, और जो आपका 3D पर्सपेक्टिव आ जाता है ना चीजों को, मतलब कि हम डिस्टॉर्ट कर देते हैं, और जिससे पीछे वाला मेरा एंगल है उसको भी मैं सरफेस पे लाना चाहती हूँ, ये चीजें यहाँ से शुरू होती हैं, सेजान के काम से शुरू होती है, राइट। तो सेजान जो होते हैं, कोई भी चीज होती है ना, सपोज कुछ भी हो गया, लैंडस्केप हो गया, ट्री हो गया, कोई घर हो गया, इनफैक्ट अगर कोई ह्यूमन फिगर हो गया, उसको है ना शेप्स जो होती हैं, फॉर्म्स जो होती हैं, उसमें देखकर रखते हैं, या फिर हम बोले कि उसको उसकी शेप के अंदर ढालकर काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल थोड़ा समझा देती हूँ, पहले भी वैसे मैंने जब क्यूबिज्म वाला किया था थोड़ा सा मैंने बता दिया था, इतना डिटेल में तो नहीं बताया था पर थोड़ा सा बता दिया था, फिर भी मैं बता देती हूँ। सपोज जो एक घर होता है, घर क्या हो सकता है, घर एक शेप है, एक क्यूब की शेप है, या फिर हम बोले कि एक स्क्वायर है, एक डब्बा है, बेसिकली ढांचा है। या फिर अगर मेरा ह्यूमन फिगर है ना, तो मतलब मेरा फेस ओवल हो गया और मेरा टोर्सो हो गया रेक्टेंगुलर का, मतलब ये आपके बेलनाकार आकृति हो गई, ये सब। तो वो फॉर्म की बात करते हैं कि हमको हर चीज के अंदर फॉर्म दिखती है, तो वो फॉर्म के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। उनके लैंडस्केप में भी आप देख सकते हो फॉर्म्स फॉर्म्स नजर आएगी। कहने का मतलब ये कि अलग हटके अब काम कर रहे हैं, अब फॉर्म पर आ गए हैं वो, ठीक है। तो ये बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, चार आर्टिस्ट आते हैं इसमें, तो आपको जान लेना जरूरी है। मगर जो आज वाले आर्टिस्ट हमने डिस्कस किए ना आपके, ये हमने वैन गॉग और हमने डिस्कस किया है गोगा को, राइट। तो बेसिकली इंपॉर्टेंट काम थे हमारे पोस्ट इंप्रेशनिज्म के अंडर। तो आपको बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है ना वो समझ आ गया होगा, उम्मीद है। कहने का मतलब ये इन अ नटशेल हम देखते हैं कि जो इम्प्रेशनिज्म होता है, इम्प्रेशनिज्म वाले जो आर्टिस्ट है वो सिर्फ टेक्निक के ऊपर काम कर रहे हैं, वो जो लाइट है, जो मूवमेंट है, उसको कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं।
और जो उसके ब्रश स्ट्रोक्स होते हैं एकदम आपको विजिबल देखने को मिलेंगे, एकदम थिन ब्रश स्ट्रोक्स, और हम बोले कि जो और बाकी जो बड़े ब्रश स्ट्रोक्स होते हैं वो भी आपको, सारे ब्रश स्ट्रोक्स आपको एकदम विजिबल दिखेंगे। इनमें भी ऐसा है, ब्रश ब्रश स्ट्रोक्स आपको मिल रहे हैं, देखने को मिल रहे हैं, लेकिन जो कलर है उसको सिंबॉलिकली ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इमेजिनरी जो हम बोले सब्जेक्ट मैटर है उसको ये डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये बिलीव करते हैं कि जो आर्ट वर्क है वो एक एक्सप्रेशन है, जो आर्टिस्ट आर्टिस्ट की जो एक इमेजिनेटिव लाइफ है उसका, राइट, रादर देन कॉपी ऑफ नेचुरल लाइफ। तो ये बहुत ही सिंपल, हम बोले कि बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है समझने के लिए कि पोस्ट इम्प्रेशनिज्म बेसिकली है क्या। और इसको थोड़ा सा हमने जान लिया एग्जाम्पल्स के थ्रू, एक दो एग्जाम्पल्स मैंने लिए थे, आगे कभी पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से और अच्छे से करेंगे, मार्च देंगे एकदम सब्जेक्ट को। खैर, तो अभी आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह से चीजें चल रही हैं, कैसे फीलिंग्स को दर्शा रहे हैं, और कैसे जो चीजें आर्टिस्ट के काम में हमको देखने को मिल रही है। इम्पोर्टेंट अगर हम बात करें काम की, तो हमने देख ही लिया था कि आपका जो वैन गॉग है उनका स्टारी नाइट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार क्वेश्चन में आ जाता है स्टारी नाइट इंपॉर्टेंट है, और देन सनफ्लावर के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। कई बार इस तरह से पर्सनल लाइफ पे भी क्वेश्चन आ जाता है कि ऐसा कौन सा आर्टिस्ट है जिसने अपना खुद से ही अपना रेजर से जो है कान को काट लिया था। और कई बार ऐसा देखा भी जाता है कि जो येलो क्राइस्ट है, येलो क्राइस्ट से रिलेटेड भी कई बार क्वेश्चन आता है कि येलो क्राइस्ट को किसने पेंट किया था। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये बहुत ही बेसिक्स हैं। और मैंने आपको बता दिया कि आपके जो स्यूरा होते हैं वो पॉइंटलिज्म का वो एकदम डॉट डॉट करके काम करते हैं। जब हम थोड़े डिस्टेंस से देखते हैं, वो भी इनकी एक थ्योरी है, ये थोड़ी एक थ्योरी है, डिस्टेंस से देखते हैं तो जो पूरी जो इमेज है वो निकल कर आती है, पास से देखते हैं तो कुछ नहीं दिखता, समझ नहीं आता। वही ऑप्टिकल इल्यूजन की वो बात करते हैं, खैर वो बाद में देखेंगे। और जो आपके आपके सिद्धांत आ जाते हैं वो आपके फॉर्म्स पे काम करते हैं, हर चीज को फॉर्म से देखेंगे भैया कि इसमें फॉर्म है, हम फॉर्म इनका जो एलिमेंट है बहुत ज्यादा आगे निकल के जाता है, और मैंने आपको बता दिया इससे आगे क्या होता है। तो ये हमारे 4 मेन आर्टिस्ट थे पोस्ट इम्प्रेशनिज्म में, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। और जो ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना डी ट्रिपल एस वाले, इसमें यही है, या तो इनका पूछ लेता है कि यार ये कहाँ से थे, ये क्वेश्चन बड़े निकल निकल कर आ रहे हैं कि ये आर्टिस्ट कहाँ से थे, या फिर कौन से, हम बोले कि इम्प्रेशनिज्म कौन से मूवमेंट के अंदर आ रहे हैं, कौन सी कैटेगरी के अंदर आ रहे हैं, ये बार बार पूछ लेते हैं। तो अभी आपको कॉन्सेप्ट अगर समझ आ गया ना, आराम से आप आंसर दे दोगे कि इस मूवमेंट के थे या फिर इस कैटेगरी से थे, और ये इनका स्टाइल था, बहुत ही साधारण है। तो वही ये चीजें समझ आ जाएंगी आपको। अब और कहीं और कोई भी अगर आप रेफरेंस लोगे ना तो आराम से आ जाएगा आपको समझ में। तो चलो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था, साधारण सा क्वेश्चन था, पॉल गोगा का जन्म हुआ, तो ऑप्शन ए वुड बी द राइट आंसर पेरिस, फ्रांस में हमको उनका जन्म देखने को मिलता है, पेरिस फ्रांस, तो ए आंसर इसका सही होगा। तो चलो हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया था कि वैन गॉग है कहाँ से है, डच जो है पेंटर है, फ्रेंच पेंटर है, रशियन पेंटर है, या फिर नन ऑफ द अबव है। तो ए आंसर वुड बी द राइट आंसर कि एक डच चित्रकार थे या फिर डच पेंटर थे। और अगर हम इनकी डेथ की बात देखें तो फिर इनकी डेथ, क्योंकि जो इनका मेंटल असाइलम में जो भर्ती होते हैं ना वो फ्रांस में होता है, तो जो इनकी डेथ होती है वो फ्रांस में होती है, लेकिन जो इनका जन्म होता है वो हमको नीदरलैंड में देखने को मिलता है। तो वही, यानी कि वही आपके डच पेंटर हो गए। उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 39, वैन गॉग इसके लिए जाने जाते हैं, वही आपका पश्चात, यहाँ पे उत्तर प्रभाववाद भी हम इसको बोल सकते हैं। उसके अलावा घनवाद, सी अति यथार्थवाद, डी दादावाद। वैन गॉग is mostly known for his options are A post impressionism, B cubism, C surrealism, D dadaism। तो हमने जैसे कि अभी यहाँ पर देख लिया, जो वैन गॉग है पोस्ट इम्प्रेशनिज्म के अंडर आते हैं और पोस्ट इम्प्रेशनिज्म के लिए ही वो जाने जाते हैं। तो ए वुड बी द राइट ऑप्शन, नंबर ए वुड बी द राइट आंसर, पोस्ट इम्प्रेशनिज्म। तो यहाँ पर हमने तीनों जो क्वेश्चन है बहुत आसान थे, तीनों को अच्छे से डिस्कस कर लिया है, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने आज के इस लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 इज द डोर इन द स्काई के लेखक थे, ऑप्शंस आर ए आनंद केंटिश कुमार स्वामी, बी शैलादित्य सरकार, सी आनंद कृष्ण, डी कपिल वात्सायन। द डोर इन द स्काई रिटन बाय ए आनंद केंटिश कुमार स्वामी, बी शैलादित्य सरकार, सी आनंद कृष्ण, डी कपिला वात्सायन। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर हमसे स्कॉलर का जो एक बुक है, या फिर हम बोले एक बुक है ऑथर की, उसका नाम हमको दे दिया गया है, और उसमें हमको 4 ऑथर के नाम, या फिर हम बोले स्कॉलर्स आर्ट हिस्टोरियंस के जो नाम है वो दे दिए गए हैं।
क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि जो बुक है द डोर इन द स्काई, इसके लेखक कौन थे? तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, द डोर इन द स्काई वन ऑफ द मोस्ट फेमस बुक बाय, हम बोलें कि आनंद केंटिश कुमार स्वामी। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जो आनंद कुमार स्वामी है, ही इज वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड आर्ट हिस्टोरियन और स्कॉलर हैं। इंडियन आर्ट के बारे में इन्होंने बहुत ज्यादा लिखा है और वेस्ट के बारे में भी बहुत बात करते हैं। उसके अलावा हम देखते हैं कि जब ऐसे स्कॉलर्स का क्वेश्चन हमसे पुट अप कर लिया जाता है, तो कई बार, अभी तो यहाँ पर बुक का नाम इन्होंने पूछ लिया, और कई बार इस तरह से पूछा जाता है कि इनका जन्म कहाँ हुआ, या फिर इनका पूरा नाम क्या है, या फिर अगर इनको कोई अवार्ड मिला है तो बोलें कि हम कौन सा अवार्ड मिला है, कब मिला है। कई बार ये भी पूछ लेते हैं कि इनकी जो पोजीशन है या फिर उन्होंने कहाँ पर काम किया है। इस तरह से जो क्वेश्चन है वो पुट अप किए जाते हैं। तो चलिए आनंद कुमार स्वामी के बारे में यहाँ पर थोड़ा-सा जान लेते हैं, और उनकी जो और भी इसके अलावा जो बुक्स हैं उसके बारे में थोड़ा-सा जान लेते हैं। इनकी कंट्रीब्यूशन के बारे में थोड़ा-सा हम देख लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आनंद कुमार स्वामी, या फिर हम बोलें कि सरल भाषा में अगर हम बोलें कि एक ऐसा प्रतिभाशाली व्यक्तित्व जिसका जो बैकग्राउंड है जियोलॉजी और बॉटनी जैसे सब्जेक्ट हैं। फादर जो है इनके कोलंबो से बिलोंग करते हैं, मदर एक ब्रिटिशर है। एजुकेशन की मैं बात करूँ तो लंदन से जियोलॉजी में बैचलर्स कर कर आ रहे हैं। प्रोफेशन की मैं बात करूँ तो फिर जो इनका अर्ली प्रोफेशन है वो हम देखते हैं कि कोलंबो में ही ये एज अ जियोलॉजिस्ट काम कर रहे हैं, और जाने जाते हैं अपने आर्ट एंड कल्चर, इंडियन आर्ट, बल्कि मैं यहाँ बोलूंगी कि इंडियन आर्ट और कल्चर में अपने कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए। ये एक ऐसी पर्सनालिटी है जिसने एक नई डायमेंशन दी है इंडियन आर्ट, कल्चर और हेरिटेज को। नेशनलिज्म, जब हम यहाँ पे बात करते हैं, नेशनलिज्म, ये जो हमारी चीजें चल रही हैं बिफोर 1945, यानी कि जब हम आजाद नहीं हुए हैं, उसमें भी यहाँ पर ये जो आंदोलन है इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और बहुत ज्यादा अवेयर करते हैं लोगों को कि हाँ, जो इंडिया है, इंडिया की जो आर्ट है, जो कल्चर है, जो हेरिटेज है, हमारी बहुत सारी चीजें हैं, हमारी विरासत है, उसके बारे में भी लोगों को अवेयर करते हैं। उसके अलावा हम देखते हैं कि ये एक बहुत ही रिनाउंड अगेन फिलोसोफर हैं। लैंग्वेज की मैं बात करूँ तो मल्टी लिंग्विस्टिक पर्सन है, और मैं बोलूँ कि सिर्फ इनको इंग्लिश या फिर मैं बोलूँ कि पाली या संस्कृत का ही सिर्फ ज्ञान नहीं था, उसके अलावा हम देखते हैं कि इनको इंटरनेशनल लैंग्वेज भी एकदम पकड़ थी उनके ऊपर भी। इनको स्पेनिश आती है, इनको डच आती है। उसके अलावा मैं बात करूँ तमिल, तमिल में भी एकदम ये एक्सपर्ट रहे हैं। उसके अलावा मैं बात करूँ कि फ्रेंच और ग्रीक और स्पेनिश और उसके अलावा जर्मन, इन लैंग्वेज में भी इनकी बहुत ज्यादा पकड़ है। हम ये देखते हैं कि इन्होंने एकदम बहुत ही ज्यादा संख्या में, भारी मात्रा संख्या में, इनफैक्ट मैं अगर नंबर्स की बात करूं तो फिर 500 से भी ज्यादा इनके हमको एसेस देखने को मिलते हैं, जो कि उस टाइम अलग अलग, इवन मार्ग जैसी जो बहुत ही फेमस पत्रिकाएं हैं, हमारी मैगजीन्स हैं, उसमें पब्लिश होते हैं। तो ये बहुत बड़ा एक, बहुत, हम बोले कि एक बहुत बड़ा औहदा है, या फिर हम बोले कि एक बहुत बड़ी स्टेज है, ये बहुत बड़ा ऑनर है कि आपके जो आर्टिकल्स हैं, आपके जो काम है, इतनी बड़ी मैगजीन्स में छप रहे हैं। आपके जो, हम बोले कि आर्टिकल्स हैं, न्यूज़पेपर में छप रहे हैं। उसके अलावा जो इनकी रिसर्च है, सिर्फ इंडियन आर्ट पे ही नहीं, कंपैरेटिव स्टडी भी ये कर रहे हैं। उसके अलावा मैं बात करूँ बुक्स की, बुक्स में भी इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। आज जितना भी हम जान रहे हैं ना, आर्ट हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं हम, और भी मतलब हमारे सब्जेक्ट्स हैं। अभी हम DSSB के बारे में पढ़ रहे हैं, कोई भी बीट एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ही तो है भाई। तो जितनी भी सारी चीजें पढ़ रहे हैं ना, इनकी रिसर्च से, इनकी बुक्स की वजह से आज हमको इस सारी जो नॉलेज है ये डिलीवर हो पा रही है। और हाँ, मैं यहाँ पर ये वाली बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी हमको नहीं भूलना चाहिए कि ये अपने राजपूत पेंटिंग जो उन्होंने बुक लिखी थी उसके कंट्रीब्यूशन के लिए भी जाने जाते हैं। या फिर हम बोले कि एक ऐसे पर्सनालिटी है, ये एक ऐसे हिस्टोरियन है, स्कॉलर है, जिन्होंने पहला वैज्ञानिक, हम बोले कि पहला वैज्ञानिक विभाजन किया था मिनिएचर पेंटिंग्स में। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं कि जो इनकी बुक है, ही वॉज द वन जिन्होंने जो आपकी राजपूत पेंटिंग है और जो पहाड़ी पेंटिंग है, दो कैटेगरी दी थी मिनिएचर को, कि हाँ, मिनिएचर पेंटिंग्स तो है, मगर ये कैटेगरी में जो डिवीजन हम पढ़ते हैं ना, राजस्थानी स्कूल, पहाड़ी स्कूल, ये इन्होंने दिया था। तो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इनका राजपूत पेंटिंग्स में। तो कहने का मतलब ये है, एक बहुत ही वर्सेटाइल पर्सनालिटी है, सिर्फ
लिख नहीं रहे हैं, सिर्फ एसेज नहीं लिख रहे हैं, सिर्फ बुक्स ही नहीं लिख रहे हैं, उसके अलावा रिसर्च कर रहे हैं, बहुत तगड़ी रिसर्च। चलिए अब है ना इनकी जर्नी को जान लेते हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जर्नी इनकी बहुत ही आपको बहुत इंटरेस्टिंग है, और आपको भी जानकर अच्छा लगेगा कि एक ऐसा व्यक्ति, या फिर हम बोले कि एक ऐसा पर्सन, दूर दूर से कोई मतलब नहीं है, कला इतिहास से, आर्ट से, कल्चर से इतना मतलब नहीं है, इंटरेस्ट आ रहा है जियोलॉजी में, बॉटनी में, और जियोलॉजी में अपना बैचलर्स कर रहे हैं, फिर किस तरह से ये आर्ट हिस्ट्री में शिफ्ट हो रहे हैं, आर्ट एंड कल्चर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। तो इसको जान लेते। तो कहानी की शुरुआत करते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है आनंद कुमार स्वामी की कहानी। तो हम देखते हैं कि जो आनंद कुमार स्वामी है, जैसे कि मैंने शुरू में ही आपको बोला था, कोलंबो में इनका जन्म होता है, राइट। फादर इनके कोलंबो से है, वही श्रीलंका। तो फिर वहां पर इनका जन्म होता है, और उसके बाद जो मदर, मैंने बोला कि इनकी मदर जो है वो ब्रिटिशर है, राइट। तो अब हम देखते हैं कि आनंद कुमार स्वामी 2 साल के भी नहीं होते, उनके पापा की डेथ हो जाती है। अच्छा, मैं यहाँ पर एक बात और ऐड कर देती हूँ जल्दी से, कि जो इनके फादर थे ना, वो भी पाली लैंग्वेज पे उनकी बहुत बड़ी तगड़ी वाली कमांड थी, और हम देखते हैं कि जो लिटरेचर है, पाली लिटरेचर या फिर जो तमिल लिटरेचर है, उसको भी इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे हैं। कहने का मतलब ये अगेन वो भी एक बहुत बड़े रिनाउंड स्कॉलर हैं, राइट। तो जो इनका बैकग्राउंड है वो बहुत ज्यादा कल्चरली, अगर हम बोले कि कल्चर के पर्सपेक्टिव से बोले तो बहुत ज्यादा रिच है, राइट। तो उसके बाद हम देखते हैं कि 2 साल के भी नहीं होते हैं, उनके पापा की डेथ हो जाती है। तो उनकी जो मदर होती है वो फिर ज्यादा देर तक रुकती नहीं है कोलंबो में, उसके बाद फिर ये बाहर चले जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि लंदन जाके ही वहां पर ही अपनी पढ़ाई वढ़ाई करते हैं, जो भी है वहीं पर ये रहते हैं, अपनी मदर के साथ वहां पर रहते हैं। और उसके अलावा हम देखते हैं कि जो इनका, अगर मैं एजुकेशनल बैकग्राउंड की बात करूँ, तो वहीं पर रहकर ये, लंदन में रहकर ही ये अपनी बैचलर्स करते हैं जियोलॉजी में, राइट। उसके बाद जब इनकी बैचलर्स हो जाती है तो वापस कोलंबो आते हैं, यानी कि वही अपने फादर के लैंड पर, या फिर हम बोलेंगे जहां पर इनका जन्म हो, वापस ये आ जाते हैं। वहां पे क्या होता है, अब बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है, सुनना आराम से, मतलब कि मजे लेकर। तो होता क्या है कि ये अब अपनी एजुकेशन वहां से कंप्लीट कर लेते हैं लंदन से, और फिर उसके बाद आ जाते हैं कोलंबो। कोलंबो में जब आते हैं तो ये वहां पर कोलंबो में एज ए जियोलॉजिस्ट अपॉइंट किए जाते हैं। तो अब क्या होता है, वहां से अब जियोलॉजिस्ट जो है अपॉइंट कर दिए जाते हैं, और वहां पर मतलब एज अ जियोलॉजिस्ट वो, मतलब कि 5-6 साल तक, लगभग 5 या 6 साल तक वहां पर काम भी करते हैं, राइट। उसके बाद क्या होता है कि अब जियोलॉजिस्ट है तो काम के सिलसिले में इधर उधर आना जाना तो लगा रहेगा, इधर उधर वो घूमते हैं, तो ये कॉमन ही उनका जॉब का पार्ट है। तो अब क्या होता है कि अपने काम के सिलसिले में आते जाते रहते हैं इधर उधर। अब वहां पर आते जाते होता क्या है, जितने भी लोकल लोग होते हैं ना, उनसे इनका इंटरेक्शन होता है, और जो लोकल लोग होते हैं आसपास के, वो प्रैक्टिस करते हैं किस चीज की, उनका जो फोक आर्ट है, ट्रेडिशन है, जो रूरल आर्ट है, वो उसकी प्रैक्टिस करते हैं। तो उनका बड़ा है ना आर्ट एंड क्राफ्ट में, जो भी कोलंबो की जो होती है, उसमें बड़ा सा इंटरेस्ट इनका डेवलप होता है। तो वो और जानने की कोशिश करते हैं, फिर उनको लगता है कि यार ये तो बहुत ही अच्छी चीजें हैं, क्यों ना मैं इनके ऊपर रिसर्च करूँ। तो वहां से इनकी एस्से राइटिंग का जो सिलसिला है वो शुरू हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कुछ टाइम बाद फिर इंडिया आते हैं। इंडिया में सबसे पहले जब आते हैं तो जोड़ा साको, ये वही रविंद्रनाथ टैगोर का जो घर है वहां पर, वो वहां पर रुकते हैं, और रविंद्रनाथ टैगोर के पास ये जाते हैं। वहां पे इनकी आइडियोलॉजी चेंज होती है। उसके अलावा जब आपको पता ही है सारा, वही वहां पर भी नेशनलिज्म चल रहा है, मतलब कि अभी काफी सारी चीजें चल रही हैं, तो हम भी मतलब कि एक तरह से आंदोलन में हैं। अभी हमारी जो है, हमको स्वतंत्रता नहीं मिली है। तो उसके अलावा फिर उसके बाद हम देखते हैं कि, मैं यहाँ पर अर्ली 20th सेंचुरी की बात कर रही हूँ। तो फिर वहां पर हम देखते हैं कि वहां पर जाते हैं, और वहां पर जितना भी अब बंगाल स्कूल है वहां पे चल रहा है, सारा फ्लरिश हो रहा है। वहां पे और भी ज्यादा आर्टिस्ट है, इंक्लूडिंग आपके नंदलाल बोस हो गए, रविंद्रनाथ टैगोर हो गए। तो वहां से भी कहीं ना कहीं एक्सचेंज हो रही है, नॉलेज एक्सचेंज हो रही है, आइडिया एक्सचेंज हो रहे हैं। आर्ट एंड हेरिटेज की जो समझ है और ज्यादा विकसित कर रही है। आर्किटेक्चर को जान रहे हैं, हमारा इंडियन आर्किटेक्चर जो है, और हमारे बाकी सारी जो चीजें हैं, मिनिएचर जो है, उनमें वो काम करे। इवन अगर हम बोले कि जितना भी आपका बंगाल स्कूल था, ये वही वॉश टेक्निक है। और जो फिर हम टेक्निक की भी बात करें, मतलब टेक्निकल एस्पेक्ट की बात करें, टेक्निक में आपका वो आ गया। उसके अलावा हम स्टाइल की बात करें तो वही वहां पर भी रिवाइवलिज्म चल रहा है। अभी यहाँ पर आ जाना, आप जोड़ा साको में आ जाना, कोलंबो में इनका जन्म हुआ है, तो अभी यहाँ पर आ चुके हैं। तो फिर यहाँ पर जो सारी चीजें चल रही हैं, तो फिर ये भी अजंता के जो म्यूरल्स है उनका स्टाइल मतलब जो है फॉलो कर रहे हैं। तो उनको और भी ज्यादा चीजें पता चल रही है कि अच्छा ये सारी चीजें हैं नहीं है।
तो यहाँ से हम देखते हैं कि किस तरह से जो इनका इंटरेस्ट है वो और ज़्यादा डेवलप करता है। अभी तो सिर्फ यहाँ पे कोलंबो की जो जितनी भी है सारी चीज़ें इनके बारे में ऐसे-वैसे लिख रहे थे। अब ये और ज़्यादा एक्सपांड करता है, इनका जो विजन है वो बहुत ज़्यादा एक्सपांड करता है और किस तरह से जो इनके ऊपर जो इन्फ्लुएंस पड़ रहा है चीज़ों का वो हमको इनके काम में दिखाई देता है। अब उसके अलावा फिर इनका सिलसिला रुकता नहीं है, फिर हम देखते हैं कि नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, इनफैक्ट बाहर भी हम देखते हैं कि ये जाते हैं, विदेश की यात्रा कर कर रहे हैं, तिब्बत, चाइना जितना भी है, जापान, ये सारी चीज़ें भी ये घूम रहे हैं। तो घूमने से होता क्या है? आपका ये जो हम बोले कि जो माइंड होता है ना बहुत ज़्यादा डेवलप होता है। आपको है ना चीज़ें पता चलती है कि अच्छा सिर्फ़ ये चीज़ नहीं है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। तो यहाँ से है ना बहुत ज़्यादा हम विकसित कर जाते हैं, विकास कर जाते हैं, राइट? तो उसके अलावा फिर हम देखते हैं कि वहाँ से इनकी जो है जर्नी शुरू होती है। राजपूत पेंटिंग्स ये लिखते हैं, उसके बाद फिर हम देखते हैं 1916 में ये अपनी बुक लिखते हैं राजपूत पेंटिंग्स। इसके अलावा और भी लिखते हैं, लास्ट में थोड़ा-सा बुक्स इनके बारे में जान लेंगे बुक के ऊपर। एसेज़ लिखना शुरू कर देते हैं, इनमें एक बहुत ही पॉपुलर इनका एसे भी है, जो मुझे बहुत पसंद है इसलिए मैं बोल रही हूँ। तो ये ऐसे भी लिखते हैं, उसमें ऐसे में होता है कि जो ग्रीक इन्फ्लुएंस है वो इंडियन आर्ट पे कैसे पड़ रहा है। ग्रीक इन्फ्लुएंस ऑन इंडियन आर्ट के नाम से जो है इनका ये ऐसे पब्लिश भी करते हैं और बहुत पॉपुलर भी रहता है इनका ये जो स्टडी होती है, जो रिसर्च होता है। उसके अलावा हम देखते हैं कि अब ये यात्राएँ कर रहे हैं। अब होता क्या है यहाँ पर है ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा फैक्ट है ये जानना, मतलब आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड है ये इसलिए मैं बता रही हूँ यहाँ पे। वैसे चीज़ें तो बहुत सारी हैं लेकिन कंसाइज़ वे में बता रही हूँ मैं आनंद कुमार स्वामी के बारे में। तो हम देखते हैं कि जो आनंद कुमार स्वामी हैं, अपना है ना बहुत ज़्यादा प्राइवेट कलेक्शन कर लेते हैं। उनके जो कलेक्शन होता है ना बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी कर लेते हैं। उनके जो कलेक्शन होता है ना उसमें आपका मिनिएचर आ गया, आपके स्कल्पचर आ गए, ब्रॉन्ज़ स्कल्पचर आ गए और जो नेपलीज़ वगैरह का भी जो कलेक्शन है, फ़ोकलोर हो गया हमारा, फ़ोक आर्ट के जो हमारे आर्टिफ़ैक्ट्स हो गए वो सारी चीज़ें हो गई, राइट? जो रूरल आर्ट है, जो प्रैक्टिस करते हैं लोग, एंथ्रोपोलॉजी का मतलब हम बोले कि कलेक्शन हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं, ऑर्नामेंट्स हैं एंड ऑल। बहुत सारी चीज़ें हैं। तो कलेक्शन हो जाता है बहुत बड़ा और अब कलेक्शन इतना हो जाता है इनके पास कि ये एक अपील डालते हैं कि मेरे पास बहुत सारा कलेक्शन हो गया है, तो मैं चाहता हूँ इनफैक्ट मैं बोलूँ कि बनारस में ही ना एक म्यूज़ियम खोलना चाहते थे कि जितना भी मेरे पास कलेक्शन है, एक म्यूज़ियम अगर बनारस में खुल जाए तो ये सारा कलेक्शन वहाँ चला जाएगा। लेकिन ये बहुत ही दुःख की बात है कि इनकी जो अपील है ना उसके ऊपर कोई ऑर्गनाइज़ेशन कोई एक्शन नहीं लेती। इनफैक्ट मैं बात करूँ कि मदन मोहन मालवीय जी भी कोई एक्शन नहीं लेते हैं। ख़ैर वो बात अलग है कि हम देखते हैं कि राय कृष्णदास जी ने भी वहाँ पर कला भवन का जो है निर्माण किया और वहाँ पे भी हमको रिच कलेक्शन देखने को मिलता है। ख़ैर मैं तो वहाँ पे कई बार जाती रहती थी, कला भवन वो एकदम मेरा तो फ़ेवरेट प्लेस था। तो ख़ैर छोड़ो। तो होता ये है कि ठीक है, आपने वहाँ पे भी राय कृष्णदास जी ने काफ़ी अपनी भूमिका निभाई है। लेकिन वही बात है कि यार जो हमारा ये वाला कलेक्शन था ना, जो आनंद कुमार स्वामी जी ने हम बोले कि पूरा अपना रिच कलेक्शन था, जो प्राइवेट कलेक्शन हम बोलेंगे कि तो वो तो यार हमारे हाथ से चला ही जाता है। तो होता क्या है 1917 में हम देखते हैं कि मजबूरन आनंद कुमार स्वामी जी को वो जो अपना कलेक्शन होता है वो बॉस्टन म्यूजियम में शिफ्ट करना होता है। फिर वो चले जाते हैं बॉस्टन म्यूजियम अमेरिका। फिर वो वहाँ पर चले जाते हैं, अपना सारा कलेक्शन जो भी है वहीं पे चला जाता है। और उसके अलावा हम देखते हैं कि आनंद कुमार स्वामी भी फिर वहीं पे चले जाते हैं और वहाँ पर एज़ अ क्यूरेटर बॉस्टन म्यूजियम में वो काम करते हैं। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो बॉस्टन म्यूजियम की जो आनंद कुमार स्वामी हैं, वो कहाँ के क्यूरेटर रहे थे? तो कलेक्शन सारा वहाँ पे चला जाता है और वहीं पर वो एज़ अ क्यूरेटर काम करते हैं। उसी काम के ऊपर हम देखते हैं बहुत सारे कैटलॉग्स लिखते हैं। अभी तो यार मतलब हमारा कलेक्शन है और अब हम ही उस कलेक्शन के ऊपर रिसर्च नहीं कर सकते विदाउट देयर परमिशन कि मतलब बॉस्टन म्यूज़ियम वालों की जो परमिशन के बिना हम अपनी आर्ट पर खुद अपनी तरीके से रिसर्च नहीं कर सकते हैं। ख़ैर तो वही चीज़ें हैं यार, काफ़ी सारी चीज़ें थी उस वक़्त भी सोशली जो भी है, काफ़ी सारी चीज़ें चल भी रही होंगी, पर बस इतना है मतलब दुःख होता है जानकर कि यार जो कलेक्शन है अब नहीं रहा हमारे पास, ख़ैर। तो उसके बाद हम देखते हैं कि उस वाले कलेक्शन में भी ना बहुत सारी इवन इनफैक्ट जब मैं अपने बैचलर्स में थी ना, तो जब मैं मुगल पेंटिंग्स वग़ैरह पढ़ती थी ना सब बॉस्टन म्यूज़ियम, हम मतलब मैं स्पेशली अलग से उसकी लोकेशन देखती थी ना जब मैं अपने असाइनमेंट्स वग़ैरह बनाती थी, कि यार ये वाली जो पेंटिंग है कहाँ पर है? ये वाला जो स्कल्पचर है कहाँ पर है?
ज्यादातर आपको बॉस्टन म्यूजियम में ही देखने को मिलेगा। तो बॉस्टन म्यूजियम ना बहुत ज्यादा रिच है अपने कलेक्शन को लेकर, और जो कलेक्शन है ना वही है कि आनंद कुमार स्वामी जी के जो है थ्रू वहां पर गया था, तो वही है, उनको जगह नहीं मिल पाई। खैर बहुत सारी चीजें अलग हैं बात, लेकिन हाँ ये इनका थोड़ा सा ये जर्नी का ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट था, मैंने सोचा आपको बता दूं। तो ऐसे सारी चीजें चल रही हैं, राइट। तो अब है ना हम यहाँ पर इनकी देख लेते हैं, थोड़ा सा बुक्स को थोड़ा जान लेते हैं कि जो इनकी बुक्स है वो कौन कौन सी है। तो बुक्स की अगर हम बात करें तो हम देखते हैं कि इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट है इनकी बुक, द ओरिजिन ऑफ बुद्धा इमेज ये भी बुक है, एलिमेंट्स ऑफ बुद्धिस्ट आइकनोग्राफी भी इन्होंने लिखी है, डांस ऑफ शिवा, कई बार इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसने लिखी है, तो डांस ऑफ शिवा इज रिटन बाय आनंद कुमार स्वामी, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नेचर ऑफ इंडियन आर्ट ये भी इन्होंने लिखी है, हिस्ट्री ऑफ इंडियन एंड इंडोनेशियन आर्ट, द डोर इन द स्काई, जो कि इन्होंने ऑप्शन में हमको क्वेश्चन में दे ही रखा था कि द डोर इन द स्काई के लेखक कौन है, तो ऑब्वियसली बात है आनंद कुमार स्वामी है। जो द डोर इन द स्काई है ना, इसमें भी आपको इंडियन मिथ्स और सिंबोलिज्म पे काम देखने को मिलता है इस बुक के अंदर, इसी के ऊपर बेस्ड है ये। तो यहाँ पर हमको ये भी ध्यान रखना है कि जो आनंद कुमार स्वामी है, आनंद कुमार स्वामी इन्होंने फुल फॉर्म दे रखी है, फिर हम बोलेंगे पूरा नाम दे रखा है, इन्होंने मेंशन कर रखा है। तो आनंद कुमार स्वामी को हम आनंद कैंटिश कुमार स्वामी बोलते हैं, ये बात आप याद रखना। ये मेरे पेपर में आया था एक बार जब मैं बीएचयू में पढ़ रही थी, तो मतलब मुझे वाक्य याद आ गया। तो मेरे ना टीचर हमको है ना 1 मार्क के क्वेश्चन भी देते हैं, मेरा इंटरनल चल रहा था, 10 मार्क का इंटरनल था। तो जब हम आनंद कुमार स्वामी को पढ़ रहे थे ना, मेरे सर ने ना आनंद कुमार स्वामी का फुल फॉर्म मतलब फुल नेम पूछ लिया था। तो बस आनंद था एंड देन ऐसे ही मतलब कि ब्लैंक था, आनंद देन ब्लैंक, तो फिर लिखा था ऊपर की राइट डाउन अ फुल नेम ऑफ आनंद एंड देन डैश, तो मैंने कुमार स्वामी कर दिया। तो मुझे पता नहीं था कि कैंटिश भी आएगा, तो पर ठीक है, मुझे यहाँ पर मैं देखती तो मुझे वही याद आ जाता मेरा, मेरे को उसमें बिल्कुल एकदम रॉन्ग था मेरा, मेरे को मार्क्स भी मिले उसमें, मुझे उस दिन पता चला, मैंने बोला यार। तो वही है, तो थोड़ा आप ध्यान रखना यहाँ पर, इनका जो नाम है ना आनंद कैंटिश कुमार स्वामी है। और मैं बात करूँ कि एक बार ना इनका फादर के नाम भी देखना, उनमें भी मुत्तु कुमार स्वामी आपको मिलेगा। तो वही है, वहां पर ये रहते थे कोलंबो, वहां पे ऐसे नाम चलते थे। तो वही है, ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछ लिया था हमसे। तो ठीक है, इसका जो आंसर होगा, ए आंसर वुड बी द राइट ऑप्शन, आनंद कैंटिश कुमार स्वामी। और यहाँ पर मैं एक बात और ऐड कर रही हूँ जल्दी से, कि यहाँ पर ना हमको डी ऑप्शन में देखना जरा एक बार, डी ऑप्शन में ना हमको कपिला वात्स्यायन दे रखा है। तो कपिला वात्स्यायन ना अभी इनकी है ना रिसेंटली जो है डेथ हमको देखने को मिलती है। कपिला वात्स्यायन जैसे कि आप जानते हैं, अगेन ही इज वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड स्कॉलर ऑफ इंडियन क्लासिकल डांस, इंडियन आर्ट, आर्किटेक्चर एंड आर्ट हिस्ट्री, और ये भी अपने बहुत बड़े कंट्रीब्यूशन के लिए जाने जाते हैं इन सब चीजों में। तो हम देखते हैं कि जो आनंद को, ये जो कपिला वात्स्यायन है, कपिला वात्स्यायन जी जो है फाउंडिंग डायरेक्टर रह चुकी है आईजीएनसी की, और 2011 में इनको पद्म विभूषण भी मिल चुका है। तो ये भी आप थोड़ा सा पढ़ लेना कपिला वात्स्यायन मैम के बारे में। कपिला वात्स्यायन मैम इसलिए क्योंकि मेरे जितने भी, मतलब जितने तो नहीं मगर हाँ, मेरे जो टीचर रहे हैं वो उन्होंने इनके अंडर रह के रिसर्च की है। तो फिर कपिला वात्स्यायन मैम के बारे में आप थोड़ा सा पढ़ लेना, तो हो सकता है कि इस बार क्वेश्चन आ जाए कि इनकी डेथ, रिसेंटली हमको डेथ किसकी देखने को मिलती है, या फिर इनके बारे में ये भी पूछ सकते हैं कि जो इनका कोई अगर बुक है स्पेशली, जो जो इनकी रिनाउंड बुक है, फिर जो पॉपुलर बुक है, या फिर इनका कंट्रीब्यूशन क्या है, अवार्ड से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि 1-2 पॉइंट आपको इसके बारे में बता दूं, तो ये भी आप थोड़ा देख लेना। और यहाँ पर ना मैं एक बात और ऐड कर रही हूँ कि इस बार ना हमको इस साल अभी तक, अभी चल रहा है अक्टूबर, और अक्टूबर अभी तक है ना, हम सतीश गुजराल और ज्योत्सना भट्ट, इन 2 की भी हमको डेथ देखने को मिली है। तो थोड़ा सा ना आप ये भी प्रिपेयर कर लेना। अभी तो जैसे कि मैं बता रही हूँ आपको वीडियो में, तो ठीक है, मतलब आप नोट डाउन करते चलो, फिर नोट्स बना लो, लेकिन है ना जब आप नोट्स बनाते हो ना, तो फिर मतलब कि 1/3 पार्ट जो है लेकर, एक कॉलम लेकर वहां पे नोट्स बना लो, थोड़ा सा साइड में ना आप वो कर लो, मतलब कि जो अभी जो कंटेम्प्रेरी चीजें चल रही हैं उसका भी थोड़ा सा लिख लो। तो ये ना थोड़ा हेल्पफुल रहेगा, नोट्स को आप रिवाइज करोगे ना दोबारा तो मिल जाएगा आपको। तो चलो ठीक है, तो क्वेश्चन पेपर की इस सीरीज में इतना ही था, और हमें उम्मीद है, कोशिश करी थी हमने कि
जो आपको कॉन्सेप्ट है वो समझ आए, और बारीकी से मतलब कि हमने कोशिश करी है कि जो चीजें चल रही हैं आसपास वो आपको समझ आए, ताकि आप कॉन्सेप्ट समझने के साथ साथ जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा चुटकियों में आप आंसर दे पाओ। और सच में यार बहुत ही इजी था, बहुत ही बेसिक बेसिक्स कर लिए हैं, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछा है DSSC वालों ने। तो ठीक है, आपको अगर कॉन्सेप्ट समझ होगा तो आपको आ जाएगा आंसर, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो चलिए, हमें उम्मीद है कि आपको इस वाले एपिसोड से, इस वाले सेशन से हेल्प मिली होगी, आपकी जो प्रिपरेशन है और भी ज्यादा मजबूत होगी। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। किशोर कलाकार से जुड़ने के लिए धन्यवाद।